हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। बाइंडरी किए चैप्टर 31 बीइंग ए होंट तेरे यू आर सीड्यूसिंग मी, केशव के वाइल्ड थॉट्स। ये कहते हुए उसने अपनी सुलेखा के ऊपर टिकाई। सुलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं दामाद जी, भला आपको आने में देर कैसे हो सकती है, और वैसे भी आपकी बीवी का मायका है, वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। केशव ने अपनी आंखें दिखाते हुए सामने बैठी अनामिका को देखकर कहा, पर लगता है हमारी साली साहिबा को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया। उसकी बात सुनकर सुलेखा ने तुरंत अनामिका की तरफ देखा और गुस्से में उसे उठने का इशारा किया। अनामिका ना चाहते हुए भी अपनी मां के कहने पर उठी और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर पाठक, वो क्या है ना, मेरे शरीर में थोड़ी अकड़न आ चुकी है। केशव ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए और बिल्कुल उसके सामने जाकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए अजीब से लहजे में बोला, कोई बात नहीं, मुझे अकड़न और अकड़ एकदम दोनों ठीक करनी आती है, बिकॉज आई एम केशव पाठक। अगली बार मैं आऊं तो प्लीज बैठिएगा मत, क्या है जब मैं खड़ा होता हूं तो कोई बैठे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, और स्पेशली जब वो इंसान औकात और उम्र में मुझे छोटा हो। अब आगे। उसकी बात सुनकर अनामिका ने हाथों की मुठ्ठियां भीन ली, वही शक्ति और ईशानी के होठों पर मुस्कान आ गई। ईशानी ने मन ही मन अपने पति की काफी तारीफ की और मुस्कुराते हुए बड़बड़ाई, ओ माय गॉड, तुम्हारी इसी अदा पर तो बहुत प्यार आता है मिस्टर हस्बैंड। तुम्हारा एटीट्यूड किस दिन मेरी जान लेकर रहेगा। ये कहते हुए वो मुस्कुराकर केशव को देखने लगी और तुरंत उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो, मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है, उसे हमारी शादी से खुशी हुई है, और आप मेरी बहन को डराने बंद कीजिए, आपके इस तरह देखने से वो डर जाएगी। अनामिका ने अजीब सी मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा, कम ऑन माई लिटिल सिस्टर, डोंट बी से दैट। अनामिका कभी किसी से नहीं डरती, चाहे उसके सामने कोई भी क्यों ना आ जाए। जिससे उसे डर लगता है वो इस दुनिया में है ही नहीं। अनामिका सिर्फ डराने के लिए पैदा हुई है, जो चीज अनामिका को चाहिए उससे वह मांगती नहीं, छीन लेती है। ये कहते हुए उसकी नजर केशव के ऊपर ही टिकी हुई थी, जो कि शांति से खड़ा हुआ था। उसके होठों पर तिरछी मुस्कान थी जो कि काफी मिस्टीरियस थी। उसने नजर घुमाकर अभय को देखा तो अभय ने तुरंत अपने हाथों से क्लैपिंग की। उसके साथ ही दरवाजे के अंदर लगभग 4-5 आदमी अपने हाथों में अलग अलग तरह के गिफ्ट बॉक्स लिए अंदर आए, जो कि काफी ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे थे। उन्होंने वहां वो सभी बॉक्स मैनन हाल में रख दाए, जिन्हें देख सुलेखा की आंखों में एकदम से चमक आ गई। वो अच्छे से जानते थे कि केशव पाठक कौन है, अगर वो इन बॉक्स को लेकर आया है तो इनमें काफी महंगे महंगे गिफ्ट्स होंगे। ये सोचते ही उसे अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस हो गई थी, लेकिन उसे अब ईशानी से जलन होने लगी कि जो सब वो अपनी बेटी के लिए चाहती थी वो आज ईशानी के पास था। उसने गुस्से में सामने खड़े विशाल को देखा, जिसके पास एक चांस था लेकिन उसने वो भी गवा दिया। केशव ने अपने दोनों हाथ पेट की पॉकेट में डालते हुए जीरो एक्सप्रेशन के साथ कहा, ये कुछ गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए, वो क्या है ना, आपने मेरी बीवी का इतने टाइम से ख्याल रखा और आज भी रखा, उसके लिए छोटा सा गिफ्ट। ये कहते हुए उसने उन बॉक्स की तरफ इशारा किया और एकदम से ईशानी का हाथ पकड़ते हुए उसने अपने करीब खींचा और उसकी कमर में हाथ डालते हुए विशाल को घूरते हुए बोला, तो अब हमें चलना चाहिए, वो क्या है ना, मैं अपनी बीवी से काफी टाइम से दूर रह चुका हूं, अब तो बर्दाश्त नहीं होता। ये कहते हुए उसने एकदम से ईशानी के कंधे पर किस कर लिया। ये देख शक्ति एकदम से चौंक गया, वहीं ईशानी भी एक पल के लिए हैरान हो गई। उसने हैरान होते हुए केशव को देखा जो कि मुस्कुरा रहा था। वो लोग वहां से चले गए। वो लोग इस वक्त कार में थे। ईशानी ने मुंह बनाते हुए केशव की तरफ पर पलटकर कहा, आपने मुझे वहां पर किस क्यों किया, ये बहुत गलत बात है। केशव ने आंखें छोटी करते हो उसे देखा और उसकी नाक पर टैप करते हुए बोला, मैं कुछ समझ नहीं, तुम किस बारे में बात कर रही हो। ईशानी ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहा, हे भगवान, आप कितने दल बदलू पति हो। अभी, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे सबके सामने मेरे कंधे पर किस किया, आप मुझसे पूछे कि मैंने क्या किया। ये आपने चीटिंग की है, यू आर अ चीटर। केशव ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे देखा और एकदम से उसकी तरफ झुकने लगा। ईशानी एकदम पल चौंक गई। वो एक पल के लिए सिमटी हुई नजर आए, लेकिन अगले ही पल उसने एक जोर का धक्का देते हुए केशव को अपने आप से अलग किया और जोर जोर से हंसने लगी। केशव जो धक्के के लिए तैयार नहीं था वो सीधा दूसरी साइड शीशे से जा टकराया। उसने गहरी नजर से ईशानी को देखा और फिर तिरछी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। वो फिर चुपचाप विंडो के बाहर देखने लगा। तभी उसका फोन अचानक रिंग करने लगा। उसने एक नजर अपने फोन को देखा और कॉल अटेंड करते हुए कहा, ये दादी। दूसरी तरफ से दामिनी जी की शांत आवाज से सुनाई दी, क्या तुमने हमारी पर पोता बहू को पिक तो कर लिया ना।
केशव ने अपनी सर्द नजरें ईशानी पर जमाते हुए कहा, जी पिक कर लिया, लेकिन आपकी बहू मुझसे नाराज है, मुझे अपने आप को टच करने भी नहीं दे रही है। मैं उसका हस्बैंड हूं, मुझे हक है उसे छूने का। लेकिन वो कुछ आगे कहता ईशानी ने तुरंत उससे फोन छीन लिया है। उसने तुरंत हड़बड़ाते हुए दादी हेलो, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, हेलो हेलो। लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उसने घूरते हुए केशव को देखा। उसके इस तरह के देखने से केशव ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और उसके हाथ से वापस अपना फोन ले लिया। ईशानी को काफी ज्यादा गुस्सा आया था। उसने गुस्से में अपना हाथ पैर पटकने स्टार्ट कर दिए। ये देखकर केशव की आंखें छोटी हो गई। वो गहरी शांत नजरों से उसके मासूम से फेस को देखने लगा। उसकी आंखें ईशानी के होठों पर जमी हुई थीं। रेडियो पर भींगे होंठ तेरे सॉन्ग प्ले हो रहा था। वो सरकास्टिक टोन में अपने आप से बोला, डोंट यू डेयर लिटिल वाइफ, यू आर सेड्यूसिंग मी। फिर बाद में मुझे हैंडल नहीं कर पाओगी। वो ड्राइविंग पर फोकस नहीं कर पा रहा था। उसका गला सूखता जा रहा था। वहीं ईशानी हाथ पैर चलाने से बाज नहीं आ रही थी। वो किसी छोटे से बच्चे की तरह जिद कर रही थी। कुछ ही सेकंड में उनकी कार पाठक हवेली पहुंच गई। केशव सीधा कार से नीचे उतरा और दूसरी साइड आके डोर ओपन किया और ईशानी को घूरने लगा। उसके इस तरह घूरने से ईशानी घबरा गई। वो सहमी सी अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाए बैठ गई। उसे ऐसे देख केशव को और ज्यादा चिढ़ मच गई। वो तुरंत आगे को आया। उसने ईशानी को अपनी बाहों में उठा लिया, अपनी गोद में उठा लिया। ईशानी एकदम से घबराते हुए अपने हाथों में से चेहरा हटाए उसे देखने लगी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे नहीं उठा सकते, देखिए यहाँ ये अच्छी बात नहीं है, आप मुझे नीचे उतारिए, मैं अपने पैरों पर चल सकती हूँ, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। केशव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके चेहरे को देखा। उसका चेहरा सर्द था। उसके इस तरह देखने से ईशानी ने अपने होठों पर अपनी लिटिल फिंगर रख ली और कुछ ना बोलने का इशारा किया। केशव दोबारा उसे लिए हवेली के अंदर चला गया, जहां मैनन हॉल में ही दामिनी नीचे बैठी हुई थी। उसी के बगल वाले सोफे पर ऋषभ और खुशी बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने से आते केशव और उसकी बाहों में ईशानी को देखा तो एक पल के लिए वो चौंक गए। खुशी और ऋषभ का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो केशव को बचपन से देखते हुए आए थे। केशव जो आज तक कभी किसी लड़की की जरा सा कभी नहीं टच नहीं करता था, जिसे लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। आज एक लड़की उसकी बाहों में थी। ऋषभ ने हैरान होते हुए धीरे से कहा, ये मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? खुशी ने उसके हाथ पर चुकोटी काटी तो ऋषभ हल्का सा चीखा। खुशी दांत दिखाते हुए हंसकर बोली, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सपना नहीं देख रहे, ये हकीकत है, सच में ये केशव ही है। यकीन नहीं आता कि ये वही केशव है जो सालों पहले तक लड़कियों से नफरत करता आया था। पता नहीं ईशानी में क्या है जो ये इसके इतना करीब है। वो दोनों हैरान होकर केशव को देखने लगे। वही ईशानी ने जैसे ही उन तीनों को वहां देखा तो वह शर्म से गड़ी जा रही थी। उसने तुरंत अपना चेहरा केशव के सीने में छुपा लिया और उसने कस के केशव की शर्ट के कॉलर को पकड़ लिया। केशव बिना कुछ कहे और बिना उन तीनों की तरफ देख सीधा अपने कमरे में आया। उसने एक नज़र ईशानी को देखा और हल्की मुस्कान लिए सीधा सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने ईशानी को अपनी गोद में बैठा लिया। जैसे ही ईशानी को एहसास हुआ कि केशव ठहर चुका है तो उसने अपनी नज़र उठाकर देखा। केशव उसे देखा जो अपने सोफे पर बैठा हुआ था। उसने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं बताए? बेशर्म कहीं कि मुझे आपके पास नहीं बैठना। केशव ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी नाक को पिंच करते हुए कहा, तुम मेरे साथ नहीं, मैं गोद में बैठी हूँ लिटिल वाइफ, किसी बच्चे की तरह। ईशानी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे कहीं भी नहीं बैठना, आपके पास नहीं, आप काफी वैसे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपने देखा नहीं वो तीनों लोग मुझे कैसे देख रहे थे? केशव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो क्या हो गया? यू आर माई वाइफ, अब तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो कौन होगा? मैं किसी पराई लड़की को तो नहीं लाया, अपनी उठाकर तुम्हें लाया हूं। मेरे पास सर्टिफिकेट है इस बात का। ये कहते हुए उसने उसे मैरिज पेपर्स के बारे में याद लाया। ईशानी का मुंह बन गया। वो दूसरी तरफ चेहरा करके अपने हाथ पैर चलाने लगी। केशव ने उसे देखकर ना में सिर हिलाया और उसे छोड़ दिया। ईशानी तुरंत उठी, खुश होते हुए चेंजिंग रूम की तरफ भाग गई। उसे इस तरह जाता देख केशव को हल्की सी हंसी आ गई। वहीं दूसरी तरफ एक क्लब के अंदर काफी शोर मचा हुआ था। सभी लड़के लड़कियां डांस फ्लोर पर मस्ती और नशे में झूम रहे थे। डांस तो सिर्फ नाम का था। वो एक दूसरे को छूने का बहाना ढूंढ रहे थे। वही डांस फ्लोर के एक कोने में 20 साल की एक लड़की सिमटी हुई खड़ी थी। उस लड़की ने इस वक्त स्काई ब्लू कलर का अनारकली सलवार सूट पहना हुआ था, जो कि उस क्लब के डांस टॉप से या ड्रेस कोड से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था।
उसके ड्रेस कोड वहां मौजूद सभी लोगों से काफी अलग था। वो बस अपनी आंखों पर लगे चश्मे को बार बार ठीक करते हुए अपनी आंखों में आंसुओं को पोंछ रही थी और इधर उधर अपनी नजर दौड़ाकर किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। शायद वो किसी के साथ यहाँ पर आई थी। 32 गंदी नजरें और मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा गन शॉट। अब आगे वही डांस फ्लो के एक कोने में 20 साल की एक लड़की सिमटी हुई खड़ी थी। उस लड़की ने इस वक्त स्काई ब्लू कलर का अनारकली सलवार सूट पहना हुआ था जो कि उस क्लब के डांस टॉप से या ड्रेस कोड से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। उसके ड्रेस कोड वहां मौजूद सभी लोगों से काफी अलग था। वो बस अपनी आंखों पर लगे चश्मे को बार बार ठीक करते हुए अपनी आंखों में आंसुओं को पोंछ रही थी और इधर उधर अपनी नजर दौड़ाकर किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। शायद वो किसी के साथ यहाँ पर आई थी। वही उसी से कुछ दूरी पर एक टेबल के ऊपर 3 आदमी बैठे हुए थे जिनकी एज 30+ लग रही थी। तीनों ने बिजनेस सूट पहने हुए थे। एक आदमी ने उस लड़की को देखकर अजीब से एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, अरे यार उसे देखो, ये लड़की कौन है? मैंने पहले कभी क्लब में नहीं देखा। शी इज न्यू एंड वेरी टेस्टी जस्ट लाइक चेरी। दूसरे ने उस लड़की की तरफ नजरें दौड़ाते हुए ऊपर से लेकर नीचे तक उसे देखा, अपने होठों पर अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, हम लगता है कोई नहीं है, नया पंछी आया है क्लब में, अब इसे चखना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर पहले ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, अरे बेवकूफ, अगर ये क्लब की तरफ से होती तो हमें पता होता ना। लगता है कि किसी और के साथ आए हैं, लेकिन ये इतने लो क्लास बहन जी टाइप के कपड़े में क्यों है? दिखने में तो काफी खूबसूरत है, लेकिन इसका ये बदन, इसे देखने के लिए मेरे अंदर एक अजीब सी जलन पैदा हो गई है जो इसे चखने के बाद ही शांत होगी। ये कहते हुए उसे अपना हाथ अपने दिल के पास ले जाके घुमाया है। ये देखकर बाकी दोनों आदमी हंसने लगे। उन्हें हंसते देखा उस आदमी ने गुस्से में कहा, हंसना बंद करो, अभी देखो मैं इसे कैसे मनाता हूँ अपने साथ एक रात के लिए। इस जैसी ना जाने कितनी मेरे बिस्तर पर लेट चुकी हैं। ये कहते हुए वो घमंड भरी मुस्कान के साथ उठा और उस लड़की की तरफ जाने लगा। वह कुछ ही कदम बढ़ा था कि तभी उस लड़की के पास एक दूसरी लड़की चलते हुए आई जिसने इस वक्त ग्रे कलर की बैकलेस मिनी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो कि ठीक से उसकी बॉडी को कवर तक नहीं कर पा रही थी। उसने अपने बालों को पीछे की तरफ खुला रखा हुआ था। उसने अपने हाथ में एक फोन पड़ा हुआ था और जिसपे कुछ देखते हुए वो उस लड़की के पास आए और चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें यहाँ पर आना ही था तो कुछ ढंग का नहीं था क्या? मैंने तुम्हें कहा था कि पार्टी में अच्छे कपड़े पहनकर आना, और तुम्हें, ओह गॉड, तुम कैसे बहन की टाइप के कपड़े पहनकर आए हो? और अगर इन्हीं कपड़ों में ही रहना चाहती हो तो थैंक गॉड तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सुनकर उस लड़की ने रोनी सूरत बनाते हुए आसपास देखकर कहा, दी ये आप कैसी बातें कर रही हो? प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं यहाँ इस पार्टी में आपके साथ आई थी, आप ही ने तो कहा था कि मैं जैसे चाहे कपड़े पहनकर। उसकी बात कंपल होती उससे पहले ही उसके खूबसूरत से कोमल गाल पर एक चटकेदार थप्पड़ पड़ गया। उसका चेहरा एक तरफ को झुक गया था। उसके गाल पर उंगलियां छप चुकी थीं। उसके सामने खड़ी लड़की ने गुस्से में आग बबूला होते हुए एक जोर का थप्पड़ उसके गालों पर जड़ा था। उसे लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने अपने गालों पर हाथ रखते हुए उसे लड़की को देखकर बोली, दी आप। इससे पहले वे आगे कुछ कहती उसे लड़की ने गुस्से में उसके जबड़े को अपने हाथों में पकड़कर दबाते हुए दांत पीसकर कहा, सुन, मैं तेरी कोई बहन वहन नहीं हूं। दूसरी बात, मैं यहाँ पार्टी में आई हूँ एंजॉय करने के लिए। ओह गॉड, पता नहीं कि क्या सोच के मॉम ने तुझे मेरे घर में रहने की परमिशन दे दी। जब देखो मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, क्या तुझे समझ में नहीं आता? हमारे घर पर बोझ बन गई है, तू चली क्यों नहीं जाती? वो इससे पहले वो लड़की कुछ कहती वो आदमी अपने हाथ में वाइन का गिलास लिए स्मारक करते वहां पहुंच गया। उसने मुस्कुराते हुए उस लड़की को देखकर कहा, है रूबी, क्या बात है, काफी टाइम से दिखाई नहीं दी हो और आज अचानक? उस लड़की ने एकदम से अपने फोन को बंद करते हुए मुस्कुरा कर कहा, अजाब, हेलो मिस्टर गुप्ता, वो मेरे फ्रेंड्स ने पार्टी मांगी थी तो बस उसी से इसलिए मैं आई थी। उसने दांत पीते हुए अपने सामने खड़ी अपनी बहन को देखकर ये बात कही। अतुल गुप्ता ने अपनी गंदी नजरों से सलवार सूट वाली लड़की को देखते हुए पूछा, वैसे तुमने इससे नहीं मिलवाया, इसकी पहचान? उसकी बातों में एक अजीब सी हवस छुपी दिखाई दे रही थी जिसका समझते ही रूबी के चेहरे की चमक एकदम से दुगनी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ मिस्टर गुप्ता, ये मेरी कजिन सिस्टर है समिति। अतुल ने अपनी आंखों समिति के मासूम से फेस पर टिकते हुए कहा, ओह रियली, तुम्हारी बहन तुम्हारी तरह काफी खूबसूरत और हॉट है। ये कहते हुए वो वाइन के सिप लेने लगा। उसकी बात सुन रूबी ने एकदम से घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, ये तो मुझे पता है कि मेरी बहन काफी ज्यादा खूबसूरत है। मिस्टर गुप्ता, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरी बहन के साथ थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, आप इसके साथ एंजॉय कीजिए, मैं आती हूँ।
ये सुनते ही अतुल की आंखों में एकदम से चमक आ गई। वहीं समिति हैरान होकर अपनी बहन को देखने लगी। वो एकदम से रूबी के हाथ को पकड़कर रुंधी हुई आवाज में बोली, दीदी प्लीज मैम, मैं आपके साथ आई थी, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़कर जा सकती। रूबी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, क्या तुझे समझ में नहीं आता, ये मेरे फ्रेंड है, तू यहाँ एंजॉय कर, मुझे अपने फ्रेंड्स के पास जाना है। ये कहते हुए उसने गुस्से में समिति का हाथ झटका और वहां से चली गई। वहीं समिति कुछ ज्यादा ही डर गई थी कि तभी अतुल ने एकदम से समिति का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच, जिससे समिति उसके एकदम से करीब पहुंच गई। समिति ने गुस्से में उससे घूरते हुए कहा, ये आप अभी क्या कर रहे हैं, आप मुझसे दूर रहिए। वो उससे दूर रखने की कोशिश कर रही थी, वह काफी ज्यादा बेबस हुई भी लगी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की लड़ी लगती जा रही थी। वो बार बार रूबी को देखकर चिल्ला रही थी और उससे हेल्प मांग रही थी, लेकिन रूबी ने एक नज़र भी पलटकर उसे नहीं देखा और वो सीधा डांस फ्लो की तरफ चली गई। अतुल ने एकदम से एक वाइन के गिलास को टेबल पर रखा था और समिति के चेहरे को अपने हाथों में कसते हुए अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, ओह माय हॉट आइटम, इतनी भी क्या जल्दी है, इतना छटपटा क्यों रही हो, तुम्हारी बहन तो चली गई, चलो अब तुम मेरे साथ एंजॉय करो ना, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें पूरी तरह सेटिस्फाई कर दूंगा। समिति ने गुस्से में और घबराते हुए कहा, आप देखिए मैं वैसी लड़की नहीं हूं, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये कहते हुए वो बार बार वहां मौजूद लोगों से हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं था, बल्कि मस्ती के साथ ये सब देख रहे थे। उसने रोनी सूरत बनाते हुए अतुल को देखकर कहा, देखिए सर, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। अतुल ने उसकी बाह को कसकर पकड़कर अजीब तरीके से मसलते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे जाने दो, इतने टाइम बाद तो कोई पंछी हमारे हाथ लगा है, उसे चखे बिना इस तरह जाने नहीं दे सकता। ये कहते हुए उसने अपना दूसरा हाथ उसके सीने की तरफ बाया। ये देख समिति की आंखें तुरंत फैल गईं। उसके चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अतुल का हाथ उसके सीने की तरफ पहुंची चुका था कि तभी एक गरजती हुई आवाज वहां सभी के कानों में गूंज उठी, उसका हाथ छोड़ा। ये आवाज क्लब के मेन डोर की तरफ से आई थी। जैसे ही ये आवाज वहां मौजूद सभी लोगों के कानों में गई, एक पल के लिए सबके कान सुन्न पड़ चुके थे। इतनी तेज आवाज सुनकर अतुल के हाथ एकदम ढीले हो गए। उसने एकदम से पलट के सामने देखा। वही स्मृति भी अपनी आंखों में आंसू लिए सामने देख रही थी, जहां एक शख्स खड़ा हुआ था। सभी लोग दरवाजे की तरफ देख रहे थे, तभी वहां से वो हट्टा कट्टा शख्स अंदर आते हुए अपनी बात को दोहराकर खतरनाक आवाज में बोला, आई सेड लीव हर हैंड राइट नाउ। क्या तुम बहरे हो या फिर तुम्हें मरने का शौक कुछ ज्यादा ही है जो मेरी बात को अनसुना कर रहे हो। ये कहते हुए वो इंसान उजाले में आया। उसके चेहरे को देखकर एक पल के लिए कई लोग घबरा गए। शायद वो उसे जानते थे या फिर उसके बारे में सुना था। उनके सामने ये कोई और नहीं आदित्य था, आदित्य नारायण। आदित्य जिसका एक हाथ पेंट की पॉकेट में था और उसके दूसरे हाथ में पिस्टल उसके हाथ में देख एक पल के लिए अतुल चौंक, लेकिन आदित्य ने एक नज़र भी अतुल को नहीं देखा। उसकी नज़र तो आंसुओं से भीगी समिति की आंखों पर टिकी हुई थी, जो कि ब्राउन कलर की थी। ना जाने कौन सी कशिश थी या अट्रैक्शन जो आदित्य को उसकी आंखों की तरफ खींच रहा था। आदित्य लगातार अपने कदम समिति की तरफ बढ़ाता जा रहा था। वही समिति उसको इस तरह अपनी तरफ आता देखते ही घर हैरान होने लगी। उसने घबराते हुए अतुल से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसे ऐसा करता देख आदित्य की आंखें एकदम से छोटी हो गईं। तभी वहां पर सभी के कानों में गन शॉट की काफी तेज आवाज गूंज उठी। 33 डोंट बी अ क्राई बेबी, आदित्य की धमकी और गन शॉट। ये था। अब आगे आदित्य नारायण। आदित्य जिसका एक हाथ पेंट की पॉकेट में था और उसके दूसरे हाथ में पिस्टल उसके हाथ में देख एक पल के लिए अतुल चौंक, लेकिन आदित्य ने एक नज़र भी अतुल को नहीं देखा। उसकी नज़र तो आंसुओं से भीगी समिति की आंखों पर टिकी हुई थी, जो कि ब्राउन कलर की थी। ना जाने कौन सी कशिश थी या अट्रैक्शन जो आदित्य को उसकी आंखों की तरफ खींच रहा था। आदित्य लगातार अपने कदम समिति की तरफ बढ़ाता जा रहा था। वही समिति उसको इस तरह अपनी तरफ आता देखते ही घर हैरान होने लगी। उसने घबराते हुए अतुल से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसे ऐसा करता देख आदित्य की आंखें एकदम से छोटी हो गईं। तभी वहां पर सभी के कानों में गन शॉट की काफी तेज आवाज गूंज उठी। उसी के साथ अतुल की चीख भी गूंज उठी। अतुल जिसके हाथ में गोली लगी हुई थी, उसने एकदम से समिति का हाथ छोड़ दिया। समिति एकदम से भागते हुए आदित्य के पीछे जा छुपी। आदित्य के हाथ में पिस्तौल थी, उससे धुआं निकल रहा था। गुस्से में आदित्य ने अतुल के ऊपर गोली चलाई थी। अतुल अपने हाथ को पकड़े हुए चिल्ला रहा था। वो एकदम से घुटनों के बल बैठ गया, उससे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वहीं फिर आदित्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बल्कि उसकी आंखों में बेहद गुस्सा दिखाई दे रहा था।
उसने अपने कदम अतुल की तरफ बढ़ाए और एक जोरदार किक उसके सीने पर मारी। अतुल जमीन पर धराशायी हो गया। आदित्य ने उसके सीने पर एक और जोरदार की लाई और उसके सीने पर अपनी पैर को रखकर मसलते हुए दांत पीसकर बोला, तुमसे कहा था ना इससे दूर रहना, हम लगता है तुम्हें अपनी मौत को गले लगाने का ज्यादा शौक है। ये कहते हुए उसने एक बार फिर उसकी तरफ अपनी गन पॉइंट कर दी। समिति उसके पीठ से लिपटी हुई घबराई नजर आ रही थी। उसका पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। वहीं आसपास मौजूद सभी लोग अपनी आंखों के सामने ये देख रहे थे। वहीं इस भीड़ के बीच में रूबी खड़ी थी, जिसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। वो गुस्से में लाल चेहरा लिए एक कोने में खड़ी हुई अपनी आंखों के सामने अपनी छोटी बहन के लिए एक अनजान शख्स को स्टैंड लेते देख रही थी। उसकी नज़र अभी आदित्य के ऊपर टिकी हुई थी। आदित्य और समिति को साथ देख उसे काफी ज्यादा जलन हुई थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था और वो हैरान भी थी कि समिति आदित्य को कैसे जानती है और आदित्य उसे बचाने क्यों आए हैं। ये सब वो सोच पाती उससे पहले ही आदित्य ने एकदम से अपनी गन वापस रखी और बिना पल गवाए समिति को अपनी बाहों में उठा लिया। समिति उसके इस तरह बाहों में उठाने से चौंक गई। वो हैरान होकर आदित्य के फेस को देखने लगी लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। आदित्य उसे लिए सीधा क्लब के बाहर निकल गया। रूबी के साथ साथ कई लड़कियां इस वक्त समिति से जल रही थीं। आदित्य के पर्सनैलिटी वो सभी दीवानी हुई थी। आदित्य जितना ऑरा का अट्रैक्टिव था, उससे ज्यादा हैंडसम उसके हैंडसम की लड़कियां दीवानी थी। उसका चार्म ही ऐसा था कि आती जाती हर लड़कियों की नजरें उसके ऊपर टिक रही जाती थीं। आदित्य समिति को लेकर बाहर आया जहां स्पोर्ट्स कार खड़ी हुई थी। ड्राइविंग सीट से ड्राइवर तुरंत बाहर निकला। उसने बैक सीट का दरवाजा खोला। आदित्य हल्की मुस्कान लिए अंदर बैठा और समिति को देख रहा था जो इधर उधर देखने लगी हुई थी। उसे काफी ज्यादा अजीब लगा था। वो एक अनजान इंसान की गोद में बैठी थी। उसने रोनी सूरत बनाते हुए आदित्य को देखकर धीरे से कहा, आप प्लीज मुझे उतार दीजिए, मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। आदित्य ने गहरी नजरों से उसे देखा और सार्कास्टिक टन में बोला, तुम्हें लगता है वो तुम्हारा घर है, जिस घर से बार बार तुम्हें निकालने की धमकियां दी जाती है, जिस घर की बेटी तुम्हें इसका किसी अनजान इंसान की हवस का शिकार बनने के लिए छोड़कर चली गई। तुम उस घर में दोबारा जाना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी बहन दोबारा तुम्हें ऐसे किसी इंसान के हवाले नहीं करेगी? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम्हारी इस बेवकूफ़ी को मैं सलाम करता हूं। उसकी बात सुन समिति एकदम से चुप हो गई। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर रूबी का चेहरा घूमने लगा, जिसने पिछले 3 महीना से उसका जीना हराम किया हुआ था। 3 महीने पहले समिति पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ पर आई थी। वो काफी खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन रूबी के बिहेवियर, उसके गुस्से ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसने धीरे से अपनी नजर उठाकर आदित्य को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में कई सवाल भी थे जिनके जवाब वो आदित्य से जानना चाहती थी। उसने धीरे से आदित्य के कोट को पकड़ते हुए पूछा, लेकिन आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं? आप भी तो मेरे लिए अनजान हैं। मैं आपको नहीं जानती। वो मेरी बहन है, लेकिन आप मेरे लिए अजनबी हैं। मैं अजनबी के साथ नहीं रह सकती। आदित्य ने आंखें छोटी करते हो उसे देखा। वो उसके मासूम से छोटे से फेस को देखने लगा और फिर उसने अपनी पकड़ उसकी कमर पर ढीली छोड़ दी, जिसका एहसास होते ही समिति तुरंत उसकी गोद से उतरकर साइड में बैठ गई। ये देख आदित्य को हल्की सी हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, कमल की बात है, उस वहशी दरिंदे की बाहों में छटपटा रही थी और मेरी बाहों में इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। इन कभी कभी लड़कियों को समझना काफी मुश्किल है। नॉट बैड। ये कहते हुए उसने अपनी नजरें छोटी कहीं। सीट के कोने में समिति सुकड़ी हुई बैठी थी। उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, रिलैक्स होकर बैठो। अगर तुम्हें खाना ही होता तो तुम्हें बचाता ही क्यों? वैसे भी मुझे सेकंड हैंड चीजों का शौक नहीं है। समिति ने मुंह बनाते हुए उसे देखकर कहा, मैं सेकंड हैंड नहीं हूं। आई एम ए वर्जिन। ये कहते हुए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो हैरान होकर सोचने लगी, उसने अभी अभी क्या कहा? वो ऐसे किसी अनजान इंसान को अपने बारे में कैसे बता सकती है? उसकी बात सुनते हैं आदित्य के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने एकदम से समिति का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच। समिति एक बार फिर उसकी गोद में बैठ गई। आदित्य ने उसकी गर्दन के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए सिरकेटिव वॉइस में पूछा, ओह रियली यू आर वर्जिन, लेट मी चेक। ये कहते हुए उसने एक बार फिर उसकी कमर पर अपने हाथों को चलाना शुरू कर दिया। समिति पूरी तरह से सिहर उठी। उसने एकदम से आदित्य को हाथ का पकड़ा और धीरे से बोली, प्लीज ऐसा मत कीजिए। वो मेरे मुंह से निकल गया। मैं ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। ये कहते हुए उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। उसकी आंखें हल्की नम दिखाई देगी थी, जिसे देख आदित्य का चेहरा छोटा पड़ गया था।
उसकी भौहें आपस में जुड़ चुकी थी। उसने एकदम से उसकी चिन को पकड़ के उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर थोड़े गुस्से में बोला, लिसन यू क्राई बेबी बनना बंद करो। मुझे एक क्राई बेबी पसंद नहीं आते, मुझे जंगली बिल्लियां पसंद है, डांट भी एक क्राई बेबी। समिति ने अपनी आंखों पर आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैं अनजान लोगों के सामने क्राई बेबी नहीं बनती, लेकिन मैं कोई जंगली बिल्ली नहीं हूं। मेरा नाम है समिति, नाम है मेरा। आदित्य ने जलती नजरों से उसे देखा और एकदम से उसके निचले होंठ को अपने अंगूठे और उंगली की पकड़ में कसते हुए उसके चेहरे के काफी करीब आ गया। उसकी गर्म सांसें समिति को अपने चेहरे पर पड़ती हुई महसूस हुई थी। उसके शरीर में मानो तितलियां उड़ने लगीं। उसके सामने दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का बैठा हुआ था, जिसका फेस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था। उसकी आंखें उसे अपनी तरफ खींच रही थीं। एक पल के लिए समिति ने अपनी आंखें बंद की, जैसे आदित्य उसे किस करने वाला हो। उसके होठ फड़फड़ाने लगे। वही आदित्य ने कस के अपने दांत भींचते हुए कहा, मिस समिति, मैं तुम्हें पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। लिसन, तुम कितनी भी कैसी भी लड़की क्यों ना हो, आई डोंट केयर, मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारा कोई और घर है? समिति ने एकदम से अपनी आंखें खोली और उदास स्वर में बोली, नहीं, मेरा कोई और घर नहीं है। आदित्य ने फिर से पूछा, तुम्हारा कोई फ्रेंड रिलेटेड कोई तो होगा इस शहर में, क्या इनके अलावा कोई और नहीं है? समिति ने मना करते हुए कहा, नहीं, मेरा इनके अलावा कोई नहीं है, अगर होता तो मैं पहले दिन ही यहाँ से चली जाती, क्यों उन लोगों पर बार बार बोझ बनती। उसकी आवाज में हल्का सा खालीपन और दर्द सुनाई दे रहा था। आदित्य ने ड्राइवर को देखा, शांत आवाज में कहा, चलो आउट हाउस। ये सुन ड्राइवर ने कार का रुख घुमा दिया। लगभग 15 मिनट बाद कार एक स्काई ब्लू कलर के आउट हाउस के बाहर रुकी। उसने समिति को देखा, जो अभी भी कार में बैठी हुई थी। वो कार से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी। आदित्य ने चिल के बोनट पर हाथ पटकते हुए उसकी तरफ नजर घुमाकर देखते हुए कहा, ओ जंगली बिल्ली, तुम बाहर निकलोगे? मुझे अपने घर भी जाना है। चलो कार से बाहर निकालो। समिति होश में आई। उसने उसे देखा और फिर वो सामने उस घर को देखते हुए घबराकर बोली, लेकिन ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? मुझे कहीं और नहीं जाना, आप प्लीज मुझे। वो इससे आगे कुछ कहते आदित्य ने एकदम से कार का दरवाजा खोला और घूर के उसे देखते हैं बोला, तुम्हारे पास है 2 मिनट है, अगर तुमने उस घर के अंदर चौखट के अंदर अपने कदम नहीं रखे तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी धमकी सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर समिति एकदम से कार के बाहर निकली और घबराते हुए घर के अंदर चली गई। उसी के पीछे पीछे आदित्य अपने होठों पर तिरछी मुस्कान दिए चला गया। 34 लेट मी टेस्ट योर लिप्स, ईशानी की क्यूटनेस और हम आपके हैं कौन। अब आगे। वो इससे आगे कुछ कहते आदित्य ने एकदम से कार का दरवाजा खोला और घूर के उसे देखते हैं बोला, तुम्हारे पास है 2 मिनट है, अगर तुमने उस घर के अंदर चौखट के अंदर अपने कदम नहीं रखे तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी धमकी सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर समिति एकदम से कार के बाहर निकली और घबराते हुए घर के अंदर चली गई। उसी के पीछे पीछे आदित्य अपने होठों पर तिरछी मुस्कान दिए चला गया। वो दोनों घर सच में काफी आलीशान और बड़ा था। घर में खालीपन साफ दिखाई दे रहा था, जहां दीवार पर काफी बड़ी बड़ी सिर्फ आदित्य की फोटो लगी हुई थी। उनकी फोटो को देखकर समिति समझ गई कि ये आदित्य का आउट हाउस है। वो कंफ्यूज हो आदित्य को देखने लगी। आदित्य ने उसे देखा और आंखें छोटी करते हुए बोला, अब इस तरह मुझे देखना बंद करो, आंखों से सिड्यूस कर रही हो। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरा फायदा उठा सकती हो। ये कहते हुए उसने मुस्कुराकर समिति के टमाटर की तरह लाल होते गालों को देखा। समिति उसकी बात सुनकर एकदम कहा, 1 मिनट में मैं आपका फायदा क्यों उठाऊंगी? मुझे कोई शौक नहीं आपका फायदा उठाने का। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं आपके पास कभी नहीं आती। एक तो आप ही मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हैं और फिर इस घर में रुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये शंकर। आदित्य ने पलटते हुए उसे देखा। वो उसके क्यूट से फेस को देखने लगा। समिति जो कि बार बार अजीब अजीब से फेस बनाकर उसे घूर रही थी, ये देखकर उसे हंसी आ गई। उसने हंसते हुए समिति के गाल को पिंच करते हुए शांत आवाज में कहा, तो क्या करोगी? पुलिस बुलाओगी? जाओ, लेकिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम आदित्य की कैद में हो। ये तुम्हारा घर है, आज से तुम यही होगी जब तक कि तुम्हारी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती। समिति ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं आपकी कुछ नहीं लगती तो आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं? आदित्य ने दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, तुम्हारे छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बात नहीं आएगी, इसलिए जाने दो।
समिति चिढ़ते हुए उसे देखने लगी। जाते जाते आदित्य ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो तुम्हारा कमरा है, उसके अलावा किसी और को छूने की कोशिश मत करना। इस घर में रहने की परमिशन दे रहा हूं, इसमें अपना कब्जा जमा मत लेना। ये कहते हुए वो वहां से निकल गया। वहीं समिति उसकी बात सुनकर और ज्यादा रह गई। वो उस कमरे को देखने लगी। वह गुस्से में पैर पटकते हुए उस कमरे की तरफ चली गई। शाम हो चुकी थी। एयरपोर्ट पर एक कार आकर रुकी। ये स्पोर्ट्स कार ब्लैक कलर की कार थी, जिसके अंदर से एक आदमी ब्लैक कलर के सूट में पहने बाहर निकला। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उसने अपने कानों में ब्लूटूथ लगाए हुए थे। उसकी एज लगभग 30 के आसपास थी। वो बार बार अपने हाथ में पहनी ब्रांडेड घड़ी में टाइम देखते हुए एयरपोर्ट की तरफ देख रहा था। तभी उसने अजीब से एक्सप्रेशन बनाकर एयरपोर्ट की तरफ देखा, जहां से एक लड़की चलते हुए आ रही थी। उसे लड़की ने बिजनेस सूट पैंट पहने हुए थे। उसकी एज लगभग 26-27 के आसपास थी। उसने लंबे काले बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी। उसकी आंखों पर सनग्लासेस लगे हुए थे। उसने अपने गले में एक पतली सी गोल्डन चेन पहनी हुई थी। उसके एक हाथ में पर्स तो दूसरे हाथ पैंट की पॉकेट में था। उसे लड़की का ऑरा काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन थे। उसने अपने कदम सीधे उसे आदमी की तरफ बढ़ाए। वो अपना सूटकेस रास्ते में छोड़ दिया। ये देख वह आदमी तुरंत आगे बढ़ा और सूटकेस को लिए उस लड़की के पीछे पीछे चलते हुए हल्की शांत आवाज में बोला, मैडम, हमें बॉस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। अगर आप ऑर्डर तो हम उनसे आपकी मीटिंग फिक्स करूं। ये सुनकर उस लड़की ने बिना किसी एक्सप्रेशन के चलते हुए अपनी कॉलर्ड वॉइस में कहा, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अगर मुझे मिलना होगा मैं खुद मिलूंगी। तुम कंपनी के अपडेट दो, कंपनी में क्या चल रहा है। ये सुनकर उसे आदमी के माथे पर परेशानी झलक आई। उसे आदमी को कोई जवाब ना देते पाकर उसे लड़की के कदम एकदम से रुके। उसने पलटकर जलती निगाहों से उसे आदमी को देखा तो आदमी तुरंत बोला, मैम, वो एक्चुअली बड़े साहब ने आपको कंपनी से हटाने के बारे में कहा। वो किसी और को कंपनी में लाना चाहते हैं। ये नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप इस कंपनी के लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर उस लड़की ने गहरी सांस ली। हल्की मुस्कान के साथ बैक सीट पर बैठे हुए बैठकर बोली, यह कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें मेरे काम से हमेशा प्रॉब्लम है, पर उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे कंपनी से इतनी आसानी से निकाल सकें। मैं उस कंपनी के सीईओ हूं, कोई वॉचमैन नहीं हूं। कहाँ स्टार्ट हुई और वह वहां से निकल गए। बैक सीट पर बैठी है। उस लड़की ने एक नज़र अपनी फोन की स्क्रीन पर देखा और किसी को मैसेज टाइप किया। उसके चेहरे पर कोई स्पेशल भाव नहीं थे। वो एकटक अपनी हल्की काली आंखों से विंडो के बाहर देख रही थी। वही ड्राइविंग सीट पर बैठे हो उस आदमी के पसीने छूटते जा रहे थे। कार का माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ था। उस आदमी ने अपनी शर्ट के अपवर्तन खोले ताकि उसे सांस लेने में आसानी हो सके, क्योंकि उस लड़की के पास होने से उसे घुटन महसूस हो गई थी। उस लड़की का ऑरा ही इतना खतरनाक था कि वो ठीक से सांस तक नहीं ले पाया था। रात का वक्त, पाठक महल, केशव का कमरा। केशव इस वक्त एक टी शर्ट और लोअर पहने बैंड पर लेटा हुआ था। उसी के सामने खड़ी हुई ईशानी अपने दोनों सीने पर रख उसे घूर रही थी। वो अभी भी उससे नाराज थी। केशव ने तिरछी मुस्कान लिए उसे देखा और अपने पास आने के लिए कहा। ईशानी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं नहीं आने वाली, आप बहुत बुरे हो और गंदे भी। केशव ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा और दोबारा आने के लिए कहा। ईशानी मुंह बनाते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती? आप ऐसा नहीं कर सकते। जब आपका मन का गया पास आ गए, और जब आपका मन करे आप दूर चले जाते हैं। मैं आपकी बिल्कुल भी पास नहीं आऊंगी। आपको जो करने कर लीजिए। केशव ने आंखें छोटी करते हुए कहा, लिटिल वाइफ, सोच लो, अगर मैंने कुछ किया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे लिटिल वाइफ। मैं थका हुआ हूं, मुझे सुकून चाहिए इस वक्त। ईशानी ने अपनी नज़र फेंकते हुए कहा, मुझे नहीं देना किसी को सुकून, मैंने किसी का ठेका नहीं लिया है। केशव ने एकदम से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो ले लो, ठेका ही ले लो, पर मेरी बाहों में आओ। चिंता मत करो, पैसे मिलेंगे तुम्हें। ईशानी ने घूरते हुए कहा, क्या कहा आपने? पैसे? किस बात के पैसे? एक सेकंड, कहीं आप किसी और को भी तो पैसे नहीं देते? ये कहते हुए उसकी आंखें तुमसे बड़ी हो गई। वो हैरान होकर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए केशव को देखने लगी। वही उसकी बात सुन केशव ने घूरते हुए उसे देखा और एकदम से बेड से उठकर उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच। ईशानी इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी। उसी के बिल्कुल ऊपर और बहुत करीब, बेहद करीब केशव था, जिसके होंठ लगभग उसके होठों से टकराने वाले थे। निशानी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके केशव को देख रही थी। केशव ने उसके गाल को अपने गालों से रब करते हुए कड़क आवाज में कहा, लिटिल वाइफ, मैं तुम्हें छूट दे दी, तुम तो ज्यादा ही बोलने लगी हो। अपने छोटे से दिमाग को ज्यादा मत हो दोहराओ, मैंने एग्जाम्पल दिया था।
सच में तुम्हें पैसे देने वाला आई एम ए बिजनेसमैन, भला तुम्हें पैसे देकर मैं अपना घाटा करवाऊंगा। वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं हो और ना ही तुम्हारे लिप्स इतनी सॉफ्ट है। ये कहते हुए वो उसी के बगल में लेट गया। उसकी बात सुनते ही ईशानी और ज्यादा चिढ़ गई। वह एकदम से विनाश के ऊपर जाकर उसके पेट पर बैठकर उसका गला पकड़ते हुए बोली, क्या बोला आपने, मेरे लिप्स सॉफ्ट नहीं? केशव उसके क्यूट से फेस को देख रहा था। वह गुस्से में और भी ज्यादा मासूम दिखाई दे रही थी। उसने उसके होठों को अपने अंगूठे और निचली उंगली में करते हुए सिड्यूसिंग वॉइस में कहा, वो चेक करना पड़ेगा तुम्हारे होंठ कितने सॉफ्ट हैं और कितने हार्ड, अभी पता चल जाएगा। लेट मी टेस्ट योर लिप्स लिटिल वाइफी। ये कहते हुए उसने अपनी होंठ ईशानी के होठों पर रख दिए। ईशानी की आंखें एकदम से फैल गईं। 35 लबों से तुम्हारे लब चूम लूंगा, वाइल्ड रोमांस, लव बाइट्स और कबाब में हड्डी। अब आगे। केशव उसके क्यूट से फेस को देख रहा था। वह गुस्से में और भी ज्यादा मासूम दिखाई दे रही थी। उसने उसके होठों को अपने अंगूठे और निचली उंगली में करते हुए सिड्यूसिंग वॉइस में कहा, वो चेक करना पड़ेगा तुम्हारे होंठ कितने सॉफ्ट हैं और कितने हार्ड, अभी पता चल जाएगा। लेट मी टेस्ट योर लिप्स लिटिल वाइफी। ये कहते हुए उसने अपनी होंठ ईशानी के होठों पर रख दिए। ईशानी की आंखें एकदम से फैल गईं। केशव काफी पोलाइट तरीके से उसके होठों को किस कर रहा था, या फिर यूं कहें कि उसके होठों को सक कर रहा था। वह उसके होठों को शक करते करते धीरे धीरे नीचे से अपर लिप्स और फिर उसके गालों को चूमते हुए उसकी गर्दन की तरफ जाने लगा। वही ईशानी की सांस तेज होती जा रही थी। उसने एकदम से केशव के कंधों को पकड़ा और दोबारा अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। वो उसे काफी ज्यादा पैशनेट तरीके से किस करने लगी। उसके पैर कांप रहे थे। उसके हाथों में हल्की सी झंझनाहट महसूस हुई थी। उसने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया था। उसे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन उसे केशव का किस करना काफी अच्छा लगा था। केशव लगभग उसके होठों को खाने में लगा हुआ था। उसके दोनों हाथ ईशानी की कमर पर थे जो उसे सहला रहे थे। ईशानी मदहोश होती जा रही थी। वही उसके दोनों हाथ केशव की गर्दन में डाले हुए थे। वो इस वक्त अपने पूरे बदन को ढीला छोड़े हुए थी। केशव काफी ज्यादा बेदर्द तरीके से उसे बेड करते हुए बेड पर ले आया। ईशानी बेड के नीचे थी, वही उसके ऊपर केशव था। धीरे धीरे ईशानी की सांसें और ज्यादा तेज होने लगी। एक पल ईशानी जब उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो चुका था, वही वह केशव को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि केशव के किस करने की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी। वो उसका साथ भी नहीं दे पा रही थी। वो बस नीचे दबी हुई थी। अब उसके लिए सांस लेना काफी मुश्किल हो चुका था। उसने केशव के सीने पर पंच मारना स्टार्ट कर दिया, लेकिन केशव उठने को तैयार ही नहीं था। उसका पूरा दबाव इस वक्त ईशानी के ऊपर था। वही ईशानी काफी ज्यादा घबराई नजर आ रही थी। उसने एक जोर का पंच केशव के सीने पर मारा। केशव की मुंह से हल्की सी आह निकली। उसकी पकड़ ईशानी पर कमजोर हो गई और वह उससे दूर हो गया। वहीं ईशानी एकदम उठते हुए हड़बड़ाकर बेड पर बैठी और घूर के केशव को देखने लगी। वही केशव जिसके होठों पर खून लगा हुआ था। ये देख ईशानी अगले ही पल घबराए और परेशान हो गई। वह एकदम से उसका केशव के पास आए, उसके होठों को टच करते हुए बोली, आप ठीक हो? ये आपको खून कहाँ चल गया? आपको चोट कैसे लगी? ये कहते हुए वो केशव के होठों को टच करके देखने लगी, जो कि मुस्कुरा रहा था। केशव ने तिरछी मुस्कान के साथ अगले ही पल उसके होठों को अपने अंगूठे और उंगली में कसते हुए कहा, लिटिल वाइफ, इसे किस करना नहीं कहते, इस वाइट करना कहते हैं, जो कि मैं तुम्हें किया है। खून मेरे होठों से नहीं तुम्हारे होठों से आ रहा है। ये सुनते ही ईशानी चौंक गई। उसने एकदम से अपने होठों को टच किया। उसके होठों से हल्का सा खून निकल गया था। ये देखकर वो सदमे में चली गई। वो मुंह फुलाकर केशव को देखने लगी और चिल्लाते हुए बोली, यह आपने क्या किया? आपने अच्छा नहीं किया। आपने हमें काटा क्यों? आपको कोई वैम्पायर हो जो खून चूस रहे हो? केशव ने एकदम से उसकी कमर को होल्ड करके अपनी तरफ खींच। ईशानी उसके सीने से जा लगी। वो मुंह बनाते हो उसे देखकर बोली, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, हमारे खून को नहीं पी सकते, आप कोई वैम्पायर ना है। केशव ने उसके निचले होंठ को अपनी अंगूठे से पुश करते हुए सेड्यूजिंग वॉइस में अपनी गर्म सांसें उसके होठों पर छोड़ते हुए कहा, क्या करूं लिटिल वाइफ, तुम्हारी ये होंठ काफी ज्यादा टेस्टी है। हर वक्त इन्हें टेस्ट करने का मन करता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारे होंठ से अपने होठों की दूरी। अगर मेरा बस चले 24 घंटे तुम्हारे होठों से अपने होठों को लगाया रहूं। लेबों से तुम्हारे लव चूम लूंगा, ये गाना तो तुमने सुना होगा ना। ईशानी उसकी ऐसी फ्लर्टिंग बातें सुनकर उसके गाल शर्म से लाल होने लगे। उसने उसके सीने पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, आप ऐसी बातें कब से करने लगे? आप अपनी पर्सनैलिटी से भटक रहे हो मिस्टर पाठक, आप ऐसे नहीं है। आप एक हार्टलेस टायकून है।
केशव ने ये सुनकर हल्की सी हंसी के साथ कहा, तो मैं हार्टलेस टाइकॉन हूँ दुनिया के लिए, पर तुम्हारे लिए तो तुम्हारा सॉफ्ट हब भी जो तुम्हें खाने वाला है आज। उसकी ये बात सुनकर ईशानी के कान टमाटर की तरह लाल और गाल फूल के कुप्पा हो गए। उसने अपना चेहरा केशव के सीने में छुपाते हुए कहा, प्लीज ऐसी बातें मत किया कीजिए, हमें शर्म आती है। केशव ने उसकी चिन को पढ़कर उसका चहर ऊपर किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अच्छा तो मेरी बीवी को शर्माना भी आता है, मुझे लगा मेरी बीवी को सिर्फ नोचना आता है। ये कहते हुए उसने अपने कंधों की तरफ इशारा किया। ईशानी ने कंधों पर देखकर और ज्यादा शर्मा गई, जहां उसके नाखूनों की वजह से हल्का सा खून दिखाई दे रहा था। उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, ये हमने नहीं किया, ये आपकी वजह से हुआ, आपने हमें मजबूर किया ऐसा करने के लिए। केशव ने अपने होंठ ईशानी की गर्दन पर रखे और वाइल्ड सक करने लगा। ईशानी की आंखें अपने आप बंद होती चली गई, उसके हाथ केशव के बालों में चल रहे थे, वही उसकी सांसें एक बार भी तेज होने लगी। केशव उसकी गर्दन को चूमते हुए नीचे की तरफ जाता जा रहा था। उसके दोनों हाथ की पकड़ ईशानी की कमर पर कसी हुई थी। उसे ऐसा लगा था कि इसके जैसे उसके पेट में चींटियां रेंग रही है। उसे काफी अजीब लगा था। वही केशव के दोनों हाथ उसकी कमर को सहलाते हुए ऊपर की तरफ जाने लगी। जैसे जैसे उसके हाथों ऊपर जा रहे थे, ईशानी की सांसें और ज्यादा तेज होने लगी। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था कि तभी अचानक से उनके कमरे का दरवाजा अचानक से नोक हुआ। केशव नहीं चिढ़ते हुए अपनी नजरें ऊपर करके दरवाजे की तरफ देखा और फिर ईशानी को देखा, जिसके गाल टमाटर से लाल हो रखे थे। वो अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर ढके हुए थे। उसकी सांसें और ज्यादा तेज होती जा रही थी। वो बेड से उठा। वही ईशानी बेड से उठते ही चेंजिंग रूम की तरह भाग गई। केशव ने दरवाजा खोला तो शाम ही कबाब में हड्डी बनके मनी और ईशान दोनों खड़े हुए थे। उसने जलती निगाहों से उन दोनों को देखा। वही वो दोनों कंफ्यूज होकर उसे देखते तो कभी एक दूसरे को। मनी ने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ केशव, तू इतने गुस्से में क्यों है? हम गलत टाइम पर आ गए क्या? केशव ने दांत पीसते हुए कहा, तुम गलत नहीं, बहुत ज्यादा गलत टाइम पर आ गए। मनी ने चौंकते हुए केशव को देखा कि तभी उसकी निगाहें केशव के होठों पर चली गई, जहां ईशानी की लिपस्टिक लगी हुई थी। ये देख उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने ईशान को कोहनी मारते हुए वहां दिखाए। ईशान देखकर चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगले ही पल उसने अपने कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा सॉरी, हमें पता नहीं था कि तुम अपने काम में बिजी हो। केशव ने गुस्से में उन्हें घूरते हुए कहा, अब बको, किस काम के लिए आए हो? ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, कमाल यार, यह काम तो तुम कभी भी कर सकते हो, तुम्हारी बीवी कहीं भागी नहीं जाएगी, चलो अभी हमारे साथ चल के कुछ काम कर लेते हैं वहां। केशव ने चिढ़ते हुए कहा, गधे, मैं काम से ही आया हूं, तुम अपना काम बताओ, तुम्हें क्या करना है? ईशान ने चिढ़ते हुए कहा, अबे यार, तू चलेगा तब पता चलेगा ना, चल चल। ये कहते हुए उन दोनों ने केशव के हाथ पकड़े और वहां से ले गए। वहीं ईशानी इस वक्त शावर के नीचे खड़ी थी। उसका पूरा बदन तप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो आग की भट्टी में खड़ी हुई हो। हालांकि शावर से ठंडा ठंडा पानी आ रहा था जो उसके बदन को भिगा रहा था, लेकिन उसके अंदर की गर्मी शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसका सीन ऊपर नीचे हो रहा था। उसका चेहरा अभी भी लाल हो रखा था। उसने अपने गालों को हाथों से दबाते हुए कहा, ईशानी, होश में, ये क्या पागलपन कर रही है तू, होश में आ। वो अपने गालों को थपथपाई जा रही थी, लेकिन उसके गाल टमाटर से लाल होते जा रहे थे। उसकी आंखों के सामने बार बार बेडरूम का सीन घूम गया था। उसने अपने होठों को टच किया, उसके होंठ अभी भी हल्के लाल थे। 36 आदित्य का गुस्सा, जोरू का गुलाम, किसी की जान भी जा सकती है। अब आगे। ये कहते हुए उन दोनों ने केशव के हाथ पकड़े और वहां से ले गए। वहीं ईशानी इस वक्त शावर के नीचे खड़ी थी। उसका पूरा बदन तप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो आग की भट्टी में खड़ी हुई हो। हालांकि शावर से ठंडा ठंडा पानी आ रहा था जो उसके बदन को भिगा रहा था, लेकिन उसके अंदर की गर्मी शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसका सीन ऊपर नीचे हो रहा था। उसका चेहरा अभी भी लाल हो रखा था। उसने अपने गालों को हाथों से दबाते हुए कहा, ईशानी, होश में, ये क्या पागलपन कर रही है तू, होश में आ। वो अपने गालों को थपथपाई जा रही थी, लेकिन उसके गाल टमाटर से लाल होते जा रहे थे। उसकी आंखों के सामने बार बार बेडरूम का सीन घूम गया था। उसने अपने होठों को टच किया, उसके होंठ अभी भी हल्के लाल थे। वही केशव इस वक्त अपने दोस्तों के साथ मैनन हॉल में बैठा हुआ बस उन्हें घूरे जा रहा था। वह काफी चिढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। वही उसके सामने वो चारों, मनी, ईशान, जगदीप और आदित्य बैठे हुए थे। जहां आदित्य कहीं और ही खोया हुआ था।
केशव ने गुस्से में उन तीनों को घूरा और आंखें छोटी करते हुए पूछा, अबे पागलों, अब बताओगे मुझे इस तरह बुलाया क्यों है? गुस्सा मत दिलाओ, तुम लोग की वजह से मेरा रोमांस अधूरा रह गया है। ईशान ने चौंकते हुए मुंह बनाते हुए कहा, केशव ये बहुत गलत बात है। पिछले 2 मिनट से हम देख रहे हैं तुम्हें, बस भी करो नहीं, जब देखो रोमांस कर रहे हो तुम, पहले ऐसे नहीं थे, पता नहीं शादी के पास कौन सा जादू चल गया है तुम्हारे ऊपर। मनी ने अजीब से मुस्कान के साथ कहा, जादू नहीं, लिपस्टिक चली है बेचारे के ऊपर। ये सुनकर केशव ने उसे घूरा, हालांकि उसने लिपस्टिक पहले ही साफ कर ली थी, लेकिन ये लोग अभी भी इसका मजाक बनाने से बाज नहीं आए थे। केशव ने चिढ़ते हुए उंगली दिखाकर उन तीनों से कहा, तुम तीनों चुप करो वरना पिटोगे, तुम जानते हो ना किसके सामने बैठे हो। वह आदित्य को देखने लगा था। ये देख, हाँ, वह आदित्य के पास आकर बैठ गया। उसने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, आदित्य। लेकिन आदित्य ने कोई रिस्पांस नहीं दिया क्योंकि वो अभी भी समिति के ख्यालों में खोया हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार समिति का मासूम सा फेस घूम रहा था जिस पर मोटे मोटे आंसू थे। वो हैरान कि कोई लड़की इतनी मासूम कैसे हो सकती है। केशव ने आंखें छोटी करते हुए बाकी तीनों को देखा और फिर दोबारा आदित्य को देखकर बोला, आदित्य, आई एम टॉकिंग टू यू। लेकिन तभी आदित्य का फोन रिंग करने लगा। फोन की आवाज से एकदम से आदित्य होश में आया। केशव ने ठंडी नजरों से फोन को देखा जहां समिति नाम शो हो रहा था। ये देख उसकी भौहें आपस में तन गईं। बाकी तीनों ने भी उसके फोन को देखा, लेकिन उससे पहले ही आदित्य ने अपना फोन लिया और वहां से उठकर दूर चला गया। ये देख जगदीप ने कंफ्यूज होकर अपने बाल खुजलाते हुए कहा, हे भगवान जी, मेरे दोस्त को क्यों कौन सी बला चिपक गई, हम भी पहचान लेते ये समिति कौन है। मनी, तुम जानती हो गया ऐसी कोई लड़की को? मनी ने मुंह बनाते हुए कहा, कैसी बातें कर रहा है, मैंने आज तक किसी समिति का नाम नहीं सुना। ये समिति कोई नया पंछी लगती है, ये कौन है? उसने केशव को देखा जो कि ठंडी निगाहों से आदित्य को ही देख रहा था। आदित्य ने जैसे ही फोन अटेंड किया तो दूसरी तरफ से समिति की मासूम आवाज सुनाई दी, आप कहां पर हैं? उसकी मासूम आवाज सुन एक पल के लिए आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगले ही पल धीमी आवाज में बोला, मैं अपने दोस्त के पास आया हूं, क्यों, कोई काम था? समिति ने धीरे से कहा, वो हमें कुछ काम था, क्या आप अभी आ सकते हैं? उसकी आवाज में हिचकिचाहट महसूस हो रहा था। आदित्य ने आंखें छोटी करते हुए पलट के देखा। चराओं जो कि एक ही सोफे के ऊपर टिके हुए अपनी गर्दन को आपस में जोड़े हुए उसे घूर रहे थे। ये देख वह सकपका गया। वो तुरंत अपना फोन लिए पैलेस के बाहर निकल गया। उसके जाते ही केशव ने ठंडी निगाहों से उसे जाते देखकर कहा, लगता है कि किसी लड़की का चक्कर है, मैं पता लगा दूंगा कि यह कौन है। तुम बताओ कि क्या काम था? मनी ने मुंह बनाते हुए कहा, काम का क्या मतलब है, हमें पार्टी चाहिए, तेरी शादी हुई है, चल हमें ना कोई गिफ्ट ही दे दे। केशव ने आंखें छोटी करते हो उन तीनों को देखा। वो सभी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी वह उसके सामने ऐसे खड़े थे। उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम तीनों को हो क्या क्या है, बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। पार्टी की रही बात, पार्टी तुम्हें मिली नहीं थी, अब कोई पार्टी नहीं मिलेगी। तुम लोगों ने सिर्फ पार्टी के चक्कर में मुझे यहां बुलाया है। जगदीप ने मुंह बनाते हुए कहा, ये गलत बात है, चल हमें कहीं डिनर पर ही ले चल, नहीं तो अपनी महंगी कारों में से एक एक हमें गिफ्ट कर दे। ये सुनते ही बाकी दोनों की आंखों में भी चमक आ गई। ईशान ने भी उसकी बात में हामी भरते हुए कहा, ये बिल्कुल, तेरे पास तो नई नई गाड़ी आ जाती है, उनमें से एक हमारे नाम कर दे। ये सुनकर केशव ने अपना से कर लिया। वह चिढ़ते हुए सोफे खड़े होकर बोला, ठीक है तो मैं काम करो, मेरी पूरी जायदाद रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे 2 मिनट अपनी बीवी के साथ के बिताने दोगे या नहीं? उसका गुस्सा देखा वह तीनों चुप हो गए, एक दूसरे को देखने लगे। मनी ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, जा अपनी बीवी के पास चला जा, यहाँ आने को किसने कहा? वो पैर पटकते हुए वहां से निकल गई और उसी के पीछे पीछे वो दोनों भी निकल गए। वहीं केशव शॉक्ड होते हुए बस उन्हें जाते हुए देखता रहा और फिर अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ आदित्य इस वक्त अपने विला में एक कमरे खड़ा हुआ था। उसी के सामने समिति खड़ी थी जो कि मासूम नजरों से देख रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए पूछा, अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? समिति ने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा, वह पानी ठंडा आ रहा है। आप बताएं, गर्म पानी कहाँ से आएगा? मुझे ठंडे पानी से बुखार और जुकाम हो सकता है। आदित्य ने सर्द नजरों से उसे देखते हुए कहा, गीजर चलाओगी तो गर्म पानी आएगा। समिति ने मासूम नजरों से उसे देखा और अपनी आंखें घुमाते हुए पूछा, ये गीजर कहाँ है और कौन सा है? आदित्य ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए गुस्से में कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुमने गीजर नहीं देखा आज तक, बाथरूम में लगा तो है।
समिति ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए शिकायती लहजे में कहा, उनमें से कौन सा है बाथरूम नहाने के लिए होता है, मशीनों के लिए थोड़ी ना होता है, वहां बहुत सी महीने हैं। आदित्य को गुस्सा आ रहा था, उसने अपने माथे को रब करते हुए कहा, ठीक है तुम बाथरूम में चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहते हुए वह उसका हाथ पकड़े बाथरूम की तरफ आया। बाथरूम में गीजर, वाटर कूलर और भी कई तरह की मशीन लगी हुई थी। आदित्य ने गीजर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जंगली बिल्ली, इसे गीजर कहते हैं, क्या तुमने ऐसा कुछ नहीं देखा पहले? समिति ने मासूम नजरों से उसे देखा और चेहरा नक में हिला दिया। आदित्य ने तुरंत कहा, लेकिन तुम्हारी आंटी के घर में लगा हुआ होगा, काफी बड़ा घर है। समिति ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ लेकिन मुझे चलाने की परमिशन नहीं है, मैं उससे बाथरूम में नहीं नहाती, मैं तो वह सर्वेंट वाले। ये कहते कहते वह चुप हो गए। उसकी बात सुनते ही आदित्य ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लीं और दांत पीसते हुए बोला, ठीक है तुम अभी इसे इस्तेमाल करो, मैं बताता हूँ। ये कहते हुए उसने उसे गीजर इस्तेमाल करना सिखाए और बाथरूम के बाहर आ गया। वह सोफे पर बैठा हुआ था, वह अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन थे। उसने ठंडी आवाज में कहा, हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा, वह मेरी जिम्मेदारी है और आदित्य नारायण अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागता। ये सुनकर दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज सुनाई दी, वो तय ठीक है, हम कुछ दिनों में इंडिया आ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि उसका क्या करना है, लेकिन तब तक वह तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, समझ में आई बात? ये सुनकर आदित्य ने कुछ नहीं कहा, वह ठंडी नजर से उस रूम को देखने लगा जहां समिति थी। उसने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया और ठंडी निगाहों से उस कमरे को देखते हुए अपने आप से बोला, ये बहुत गलत कर दिया आप लोगों ने, आपको समिति को इतना हट नहीं करना चाहिए था। अब आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत भारी कीमत। अपने जाने अनजाने में सही आपने समिति को नहीं, आदित्य नारायण को नाराज किया है और इसकी कीमत किसी की जान भी जा सकती है। ये कहते हुए उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। 37 मॉर्निंग किस, विनाश की हैवानियत, आई विल पनिश यू बच्चा। आगे ये सुनकर दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज सुनाई दी, वो तय ठीक है, हम कुछ दिनों में इंडिया आ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि उसका क्या करना है, लेकिन तब तक वह तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, समझ में आई बात? ये सुनकर आदित्य ने कुछ नहीं कहा, वह ठंडी नजर से उस रूम को देखने लगा जहां समिति थी। उसने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया और ठंडी निगाहों से उस कमरे को देखते हुए अपने आप से बोला, ये बहुत गलत कर दिया आप लोगों ने, आपको समिति को इतना हट नहीं करना चाहिए था। अब आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत भारी कीमत। अपने जाने अनजाने में सही आपने समिति को नहीं, आदित्य नारायण को नाराज किया है और इसकी कीमत किसी की जान भी जा सकती है। ये कहते हुए उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई जंगलों के बीच काफी सारी गाड़ियों का काफिला एक तरफ बढ़ता जा रहा था। काफिले में उन गाड़ियां की रोशनी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तंग रास्तों से होती हुई वह सभी गाड़ियां जंगल के बीचों बीच जा रुकी। ब्लैक कलर की गलियों के अंदर से काफी सारी बॉडीगार्ड बाहर निकले। तभी एक बॉडीगार्ड ने आगे बढ़ के एक ब्लैक कलर की BMW का दरवाजा खोला। इसके अंदर से विनाश बिना किसी एक्सप्रेशन के बाहर निकला। उसने एक जीन्स की पैंट, एक ब्लैक टी शर्ट और ऊपर से ब्लैक लॉन कोट पहना हुआ था, जो कि उसकी पर्सनैलिटी पर काफी सूट कर रहा था। उसके चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन थे, वो अपनी पैनी नजरों से आसपास देख रहा था। जहां उसके सामने एक ब्लैक कलर की एक काली हवेली सी खड़ी थी, जिसे देख उसके होठों पर तीखी मुस्कान आ गई। उसने अपना दायां हाथ पैंट की पॉकेट में डाला और दूसरे हाथ से चुटकी बजाते हुए अपने कदम हवेली के अंदर रख हवेली के अंदर चला गया। उसके कदम पड़ते ही वहां पर चीखें गूंजने लगी। वह चीज सामने में हाल से आ रही थी, जहां विनाश के सामने ही उसके कुछ बॉडीगार्ड एक आदमी को बेरहमी से पीट रहे थे। उसके चेहरे, उसके पूरे शरीर पर से खून निकल रहा था। ऐसी कोई जगह न थी जहां से खून बाहर ना आ रहा हो। उसे कई तरह के घाव दिए गए थे, गन के, चाकू के, डंडे के, सभी तरह के घाव उसे और ज्यादा चोट पहुंचा रहे थे। इस वक्त वह एक चेयर से बंधा हुआ था और उसे एक बॉडीगार्ड बिजली के झटके दे रहा था, नंगी वाय लगाकर। विनाश को ये देख कोई फर्क नहीं पड़ा। वह शांत नजरों से उसे देखते हुए एक किंग साइज सोफे की तरफ गया, बैठा और सोफे से अपना सिर टिकाते हुए और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। वह उस आदमी की चीखों को सुनता जा रहा था। उसके होठों पर हल्की सी कनिक मुस्कान थी। वही उसके पीछे खड़े उसके सभी गार्ड परेशान नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद जब उसे इंसान की चीखें और ज्यादा तेज होने लगी तो विनाश ने एकदम से अपना दायां हाथ ऊपर उठाया, जिसे देख वह बॉडीगार्ड एकदम से रुक गया और पीछे हटा।
विनाश ने एकदम से अपनी आंखें खोली और सोफे खड़े होते हुए अपने कदम उसे आदमी की तरफ बढ़ने लगे। उसे अपनी तरफ आता देख उसे आदमी के हाथ पैर कांपने लगे। वह और ज्यादा से चिल्लाने लगा। विनाश ने उसे उंगली के इशारे से चुप रहने के लिए कहा। उसके पास जाकर अब उसकी चेहरे पर अपने हाथ टिकाए, वह अपनी लाल आंखें लिए उस आदमी को घूरने लगा। उसकी नजरें ही मिलते ही वह आदमी और ज्यादा घबरा गया। उसने रोनी सी आवाज में कहा, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं सच में उसके बारे में कुछ नहीं चाहता। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। ये सुनकर विनाश ने एकदम से उसकी गर्दन को अपनी मुट्ठी में करते हुए तेज आवाज में कहा, ऐसे कैसे नहीं जानते? विनाश वो वाला है जो मुर्दों से भी सच उगल वाले। तुम क्या चीज हो? चलो सच सच बताओ कि वह कहाँ है। अगर वह नहीं मिली तो आई प्रॉमिस तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली राख हो जाएगी। ये सुनते ही उसे आदमी की आंखों में एक अजीब सा खौफ तैर गया। उसने तुरंत नाम से हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब सच सच बता रहा हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। ये कहते हुए वह आदमी कांप रहा था। वह अच्छे से विनाश हो जानता था। वह विनाश के खौफ से वाकिफ था। वह विनाश की दरिंदगी को जानता था। उसकी बात सुनकर विनाश ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो तुम्हें अकल तो आई। 3 मिनट के अंदर अगर तुमने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई तो तुम्हारे शरीर के इतने टुकड़े होंगे जितनी तुम्हारे शरीर में हड्डियां नहीं होगी। ये कहते हुए वापस विनाश अपने सोफे पर जाकर बैठ गया। उसके होठों पर कनिष्क मुस्कान थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए अपने आप से कहा, हाँ हो, तुम कब आओगी मेरे सामने? बहुत बेसब्र हूँ तुमसे मिलने के लिए। बस एक बार मुझसे मिलो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि विनाश तनेजा को धोखा देने का, उससे दूर भगाने का अंजाम क्या होता है। उसे अपना एडिक्ट बनाकर उसे दूर भाग रही हो। नॉट फेयर बच्चा, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आई विल पनिश यू बच्चा। उसकी आवाज में गुस्सा, नफरत, जलन, कई तरह के भाव उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। उसने एक गार्ड को देखते हुए उंगली से इशारा किया तो 2-3 गार्ड उस आदमी को चेयर समेत उठाकर ले गए। वह आदमी चलता रहा लेकिन कोई उसकी सुनने को वहां पर नहीं था। उसकी आवाजें उस हवेली और उसे जंगल के घनघोर सन्नाटे को चीरती जा रही थी। अगली सुबह सुबह पाठक हवेली। अचानक से बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। सुबह के 5 बजे रहे थे। अचानक से कपकपी सी छूटने से ईशानी ने अपनी आंखें खोली। वो कसमसाते हुए उठने को हुई लेकिन तभी उसे कोई वजन फील हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर नीचे देखा तो उसके होठों पर मुस्कान दौड़ गई। उसकी कमाई को इस वक्त केशव ने होल्ड किया हुआ था। वह इस वक्त केशव के ऊपर लेटी हुई थी। उसने सामने केशव के हैंडसम फेस को देखा जो सोते हुए काफी क्यूट और मासूम दिखाई दे रहा था। वह उसके फेस को देखने लगी। उसे एक बार फिर कल रात के इंसिडेंट उसकी आंखों के सामने घूमने लगे जिसे याद करते ही उसके गाल शर्म से लाल होने लगे। उसने धीरे से विनाश की नाक पर टैप करते हुए कहा, हम यकीन नहीं आता यह मासूम सा इंसान रात में इतना वाइल्ड हो जाता है। मेरे होठों को चबा जाने वाला था। अगर वह दोनों नहीं आते तो हमारे बीच से कुछ हो जाता। ये कहते हुए उसके होठों पर हल्की सी मायूसी और चेहरे पर उदासी छा गई। वो केशव के पेट पर आकर बैठी। वह उसके गालों को टच करती तो कभी उसकी आंखों को कभी उसके होठों को। ना जाने कौन सा अट्रैक्शन था केशव के अंदर जो वह उसके होठों की तरफ खींचती जा रही थी। वो अपने आप अपना चेहरा उसके होठों की तरफ झुकने लगी। उसके हाथ केशव के होठों से टकराने वाले थे। उसके होंठ कांप पर रहे थे। वह नहीं जानती थी कि वह क्या क्या करने जा रही है। तभी एकदम से उसकी सी सिसकी सी निकल गई। वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही केशव ने उसकी गर्दन में हाथ डालते हुए उसके होठों को अपने होठों से कस लिया और वाइल्ड किस करने लगा। वही ईशानी उसके इतने वर्ल्ड किस को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कुछ ही सेकंड में उसके हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह अब केशव का साथ नहीं दे पा रही थी। वह बस उसके नीचे उसके किस को बर्दाश्त कर रही थी। केशव कभी उसके होंठ को बाइट करता तो कभी होठों को अपने होठों में लेकर शक करने लग रहा। वह उसे फ्रेंच किस करने लगा जिससे ईशानी के होश उड़ते जा रहे थे। उसकी सांसें और ज्यादा तेज होती जा रही थी। एक पल ऐसा आया जब ईशानी को सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होने लगी। उसे ऐसा लगा था कि अगर उसने एक बार सांस ना ली तो उसकी जान निकल जाएगी। ये सोचते हुए उसने केशव को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की लेकिन केशव की पकड़ उसके ऊपर मजबूत कसी हुई थी। उसकी आंखों की किनारियों से आंसू निकलने लगे। वह केशव को चाहकर भी अपने ऊपर से दूर नहीं कर पा रही थी लेकिन जैसे ही केशव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और ईशानी की आंखों में आंसू देखे तो उसने एकदम से अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी और एकदम से ईशानी के ऊपर से बैठकर दूसरे किनारे पर बैठा उसे देखने लगा। 38 फर्स्ट किस। चलो कपड़े उतारो लिटिल वाइफी। ईशानी का शर्माना थे। अब आगे उसकी सांसें और ज्यादा तेज होती जा रही थी। एक पल ऐसा आया जब ईशानी को सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होने लगी। उसे ऐसा लगा था कि अगर उसने एक बार सांस ना ली तो उसकी जान निकल जाएगी।
ये सोचते हुए उसने केशव को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, लेकिन केशव की पकड़ उसके ऊपर मजबूत कसी हुई थी। उसकी आंखों की किनारियों से आंसू निकलने लगे। वह केशव को चाहकर भी अपने ऊपर से दूर नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही केशव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और ईशानी की आंखों में आंसू देखे तो उसने एकदम से अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी और एकदम से ईशानी के ऊपर से बैठकर दूसरे किनारे पर बैठा उसे देखने लगा। ईशानी का चेहरा इस वक्त गुस्से से और शर्म से लाल हुआ था। उसने गुस्से में अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए केशव को देखकर मुंह बनाकर कहा, यह आपने अच्छा नहीं किया। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मुझे होठों पर दर्द मत दीजिए और आप वहां काटने भी रहते हैं। ये बहुत गलत बात है मिस्टर हब्बी। केशव ने आंखें छोटी करते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर कहा, लिटिल वाइफ, मैं तुम्हें कहा किस तुमने में मुझे किया, और रही बात बाइट करने की तो अब मेरा खुद पर कंट्रोल कहाँ है। मैं तो पूरा तुम्हारे बस में हूँ और तुम्हारे इन रसीले होठों को देखने के बाद भला मैं अपना कंट्रोल कैसे ना खोलें। तुम्हारे ये सोफट होंठ हैं इतने रसीले कि इन्हें बार बार पीने का मन करता है। उसकी बात सुनकर ईशानी हैरान हो गई। वो गुस्से में उसे घूरने लगी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, आप अपनी पसंद से भटक जाते हैं हब्बी, आप भूल जाते हैं कि आप एक टाइकून है, हार्टलेस आइकॉन। केशव ने एक नज़र उसे देखा और फिर हंसते हुए कहा, मैंने रात भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मुझे तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनना पसंद नहीं है, लिटिल वाइफ है। अगर तुमने दोबारा मुझे हार्टलेस का कहा तो मैं तुम्हें दोबारा बाइट करूंगा और इस बार तुम्हें इतनी तेज दर्द होगा कि तुम। ये कहते रहते उसके बाकी के शब्द उसमें मुंह में रह गए। ईशानी ने उसे घूरक और पर पेट हुए वहां से जाने लगी, लेकिन अगले ही पल उसे केशव ने अपनी बाहों में उठा लिया। वह हैरान होकर केशव को देखने लगी और मुंह बनाते हुए कहा, छोड़िए, मुझे नहाने जाना है। केशव ने आई विंक करते हुए कहा, ओह ये तो अच्छी बात है, मैं भी वही जा रहा हूं, चलो एक साथ नहाते हैं। ईशानी के गाल शर्म से लाल होने लगे। उसने अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं नहाना आपके साथ नहाऊंगी तो आप दोबारा से ऐसी हरकत करेंगे और मुझे। ये कहते कहते उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। केशव ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूं, मैं इतना हैंडसम तुम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती हो। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं अचानक ही ऐसा हो गया हूं। ये कहते हुए उसने अपनी गर्म सांसें ईशानी की गर्दन पर छोड़ी। ईशान ने कसके उसकी शर्ट को अपने मुट्ठी में भींच लिया। केशव चुपचाप उसे लिए वॉशरूम के अंदर आ गया और बाथटब के पानी में लेटा दिया। ईशानी हैरान होकर उसे देखने लगी और अपनी आप को देखते हुए चिल्लाई, आपको आदत है क्या मुझे भिगाने की? किसी को कपड़ों के साथ बाथटब में कौन बैठाता है? केशव ने अगले ही पहले उसे बाथटब के बाहर खड़ा किया। ईशानी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। केशव ने उसकी तरफ झुकते हुए धीरे से कहा, ओके, चलो अपने कपड़े उतारो। उसके इस तरह कहने से ईशानी अब आंखों बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, कक्का, क्या कहा आपने मुझे? केशव ने आंखें छोटी करते हुए कहा, तुमने कहा ना तुम्हारे कपड़े भीग जाते हैं, अब तुम्हें नहाना है और तुम चाहती है तुम्हारे कपड़े भीगे। ना भेजे तो इसका तो एक ही तरीका है बीवी, तुम्हें अपने कपड़े उतार देने होंगे। अगर तुम नहीं उतारोगी तो मुझे कहो, मैं उतार देता हूँ। ये कहते हुए उसने अपना एक हाथ ईशानी की तरह बनाया। ईशानी घूर के उसे देखने लगी और मन में अपने आप में बड़बड़ाए, हो भगवान, इंसान कितना शैतान है, हर वक्त मुझे परेशान करने का कोई ना कोई मौका ढूंढता रहता है। वह केशव को घूरने लगी। वह मन ही मन काफी अजीब फील कर रही थी। वह आज तक केशव के सामने बिना कपड़ों के नहीं आई थी। उसे का दिल जोर से धक धक कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। उसने कश की अपनी ड्रेस को मुट्ठी में भींच लिया। वो हकलाते हुए बोली, नहीं, वो नहीं, मुझे कपड़े नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। उसके पीछे केशव खड़ा हुआ, उसकी कमर में हाथ डाले उसकी नाइटी को ऊपर की तरफ खींच रहा था। ईशानी के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। ईशानी ने हकलाते हुए एक बार फिर रोनी सी आवाज में कहा, हब्बी प्लीज ऐसा मत कीजिए। उसके रोनी सी आवाज सुन केशव की आंखें एकदम से छोटी हो गई। उसने एकदम से उसकी कमाई पर अपने हाथ ढीले किए और उसे घूरने लगा और एकदम से अपने हाथों से कमरे से हटाते हुए जाकर शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वो ठंडे पानी में भीगने लगा। वही उसके इस तरह हटने से ईशानी हैरान होकर उसे देखने लगी। आदित्य का आउट हाउस। वहीं दूसरी तरफ कसमसाते हुए समिति ने अपनी आंखें खोली। उसे रात चैन की नींद आई थी। वह काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी। उसने एक नज़र कमरे को देखा जो कि काफी आलीशान और बड़ा था। वह इस वक्त आलीशान बेड पर थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसको लिए ऐसी जिंदगी भी बनी हो सकती है। उसने आदित्य की एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी। वो बाथरूम की तरफ चली गई। लगभग 10 मिनट बाद वह तैयार होकर कमरे के बाहर निकली और मैनन हॉल में पहुंची तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई।
सामने एक लंबे से सोफे के ऊपर आदित्य सो रहा था। आदित्य को सोफे पर सोया देख पहले तो वह हैरान हुई, अगले ही पल उसकी हंसी छूट गई। आदित्य जो कि लोअर और टी शर्ट पहने हुआ उल्टा होकर लेटा हुआ था। ये देखकर उसे हंसी भी आ गई थी। उसने आसपास देखा जहां 2-3 सर्वेंट अपने काम में लगे हुए थे। वह चलते हुए आदित्य के पास आए और उसके सोफे के पास बैठ गई। वह उसके हैंडसम फेस को देखने लगी। उसने धीरे से उसके गाल को टच किया तो उसके पूरे शरीर में एक अजीब सिहरन दौड़ने लगी। उसका मन आदित्य को छूने का कर रहा था, लेकिन तभी आदित्य ने नींद में ही अपना हाथ दूसरी तरफ मारा, जिससे उसके हाथ सीधा समिति की गर्दन में चले गए। उसने एकदम से समिति को अपनी तरफ खींच लिया। समिति उसके इस क्रिया से हैरान हो गई। वह आदित्य को देखने लगी जो अभी भी नींद में था। उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वह इस वक्त आदित्य के ऊपर लेटी हुई थी। आदित्य ने करवट ले ली थी। उन दोनों के शरीर एक दूसरे में समाये हुए थे। उसे काफी शर्म भी आ रही थी, क्योंकि उसके इस तरह करने से सभी सर्वेंट हैरान होगा उसे देखने लगे। उसने धीरे से सहमी हुई आदित्य के सीने पर हाथ रख उसके कान के पास आकर लो वॉइस कहा, आदित्य जी, आदित्य जी। उसकी गर्म सांसों को अपने कान के पास महसूस कर आदित्य कसमसाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके एक बेहद करीब, लगभग बहुत करीब समिति का फेस था। ये देख एक पल के लिए आदित्य हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराते देख समिति कंफ्यूज हो गई। वह उसके सीने पर हाथ का दबाव बनाते हुए उठने को हुई, लेकिन एक बार फिर उसका हाथ फिसल गया और उसके होंठ सीधा आदित्य के होठों से जा मिले। ये देख वह हैरान हो गई। उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैक हो चुका था। वह कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। वही आदित्य के होठों की मुस्कान और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। उसने उसकी कमाई को कसके होल्ड किया। वो अपने होंठ उसके होठों पर कसने लगा। वह धीरे धीरे उसे पोलाइट किस करने लगा। धीरे धीरे कुछ ही मिनट के अंदर उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। वो काफी पैशनेट तरीके से उसे करने लगा। उसके इस तरह किस करने से समिति और ज्यादा हैरान हो गई। उसे काफी शर्म भी आ रही थी। वह अच्छे से जानती थी कि सर्वेंट उनको को ही देख रहे होंगे। उसके गाल टमाटर की तरह लाल होते जा रहे थे। उसने आदित्य की शर्ट को अपने मुट्ठी में भींचा हुआ था। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। 39 शक्ति की बहन शाशिका पास्ट मेमोरीज। मुझे तुम्हें किस नहीं करना। अब आगे। उसने उसकी कमाई को कसके होल्ड किया। वो अपने होंठ उसके होठों पर कसने लगा। वह धीरे धीरे उसे पोलाइट किस करने लगा। धीरे धीरे कुछ ही मिनट के अंदर उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। वो काफी पैशनेट तरीके से उसे करने लगा। उसके इस तरह किस करने से समिति और ज्यादा हैरान हो गई। उसे काफी शर्म भी आ रही थी। वह अच्छे से जानती थी कि सर्वेंट उनको को ही देख रहे होंगे। उसके गाल टमाटर की तरह लाल होते जा रहे थे। उसने आदित्य की शर्ट को अपने मुट्ठी में भींचा हुआ था। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। आदित्य जिसके हाथ उसकी कमाई को सहलाते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगे, जिससे समिति को और ज्यादा अजीब फघल होने लगा। वो ढीली पड़ती जा रही। आदित्य के दोनों हाथ उसके सीने की तरफ बढ़ते बढ़ते किसी चीज से टकराने ही वाले थे कि तभी समिति ने एकदम से उसके हाथों को पकड़ लिया और दोबारा अपनी कमर पर रख दिया। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या कर रही है, लेकिन अगले ही पल उसने एकदम से उसके हाथों को झटकते हुए उसकी गोद से उसके खड़े हो गई, क्योंकि आदित्य का फोन जो कि सामने ही टेबल पर रखा हुआ था वो अचानक रिंग करने लगा, जिसकी रिंगटोन से समिति को एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है। वह एकदम से अपना सिर नीचे झुकाए दूर कोने में खड़ी हो गई। उसके गाल शाम से लाल होते जा रहे थे। उसके हाथ पैर कांप पर रहे थे। वह अपना सिर नीचे झुकाए हुए खड़ी थी। फिर आदित्य एकदम से बड़बड़ाते हुए उठकर बैठा। फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। वह अपनी गर्दन को सहलाते हुए धीरे से समिति को देखकर बोला, गुड मॉर्निंग। समिति ने बस हाँ में से हिला दिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। आदित्य ने गहरी नजर से उसे देखा और सोफे से खड़े था। समिति ने नजर उठाकर उसे देखा और हकलाते हुए कहा, वो मैं वह आपको उठाने के लिए आई थी आदित्य जी। आदित्य ने आंखें छोटी करते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, अच्छा तो उठाया क्यों नहीं, मुझे टच क्यों कर रही थी और मेरे ऊपर क्यों लेटी हुई थी। समिति ने एकदम मना करते हुए रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं हम आपके ऊपर नहीं लेटे हुए थे। वह तो आपने हमें पकड़ के अपने ऊपर खींच लिया। और आपने हमें किस किया। हाँ हमने आपको किसने किया, आप बताए आपने हमें किस क्यों किया। ये सुनते ही आदित्य एकदम से उसके करीब आ गया और उसकी आंखों में आंखें डाल तिरछी स्माइल करते हुए बोला, क्यों तुम्हें किस करना पसंद नहीं है या मेरे लिप्स पसंद नहीं आए। ये सुनते ही समिति चौंक गई। उसके गाल से लाल होने लगे। पहली बार किसी ने उसी के सवाल किया था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजर झुका दी। वह अपने सूट के दुपट्टे को अपने हाथों में पकड़े हुए मरोड़ रही थी।
आदित्य ने तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखा और अगले ही पल दबाया उसे अपनी बाहों में कस लिया। समिति हैरान होकर उसे देखने लगी। वह घबराते हुए बोली, आदित्य जी ये क्या कर रहे हैं? देखिए हम इस वक्त मेन हॉल में, प्लीज ऐसा मत कीजिए, कोई दुख लेगा। आदित्य ने 1 मिनट घूम के उन सभी सर्वेंट को देखा। अगले ही पल समिति को अपनी बाहों में उठा लिया। वहां समिति चलाई जा रही थी लेकिन आदित्य ने एक न सुनी। वो उसे लेकर सीधा समिति के कमरे में आ गया। समिति उसकी गोद में उसके सीने पर पंच मार रही थी। उसने कमरे में आते ही चिल्लाते हुए कहा, ये आपको क्या हो गया है? कल रात तो आप इतने अच्छे से बिहेव कर रहे थे, क्या सुबह उठते ही आपको कौन सा दौरा पड़ गया है क्या? आदित्य ने उसके होठों पर अपनी नजर टिकाते हुए कहा, तुम्हारे होठों ने मुझे पागल कर दिया है। तुम्हारे ये खूबसूरत गुलाबी होंठ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा जहर मिलाया था तुमने, इन्होंने कौन सा ड्रग दिया है इन होठों के जरिए मुझे कि मैं इतना बावला हो गया हूं। ये कहते हुए उसने समिति को नीचे उतारा और उसकी गर्दन में अपनी उंगलियां चलाते हुए उसके चेहरे को अपने चेहरे के बहुत करीब कर लिया। समिति की सांसें तेज होती जा रही थी। वह आदित्य की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। उसने अपने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों कस ली थी। वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वह लगातार आदित्य के लिए बहकती जा रही थी। आज तक उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। वह नहीं जानती थी कि आदित्य के साथ ऐसा क्या हो रहा है उसके लिए। क्या वह आदित्य को पसंद करने लगी है? लेकिन उसे मिले ही एक दिन हुआ है, वह उसे पसंद कैसे कर सकती है? आदित्य ने अगले ही पल उससे दूर होते हुए तिरछी मुस्कान के साथ कहा, चलो रहने दो, तुम्हें किस करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे होंठ इतनी सेक्सी भी नहीं है कि मैं तुम्हें किस करूं। मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो जाएगा। ये कहते हुए वह कमरे के बाहर निकल गया। वही उसकी बात सुनकर समिति और ज्यादा चिढ़ गई। उसने गुस्से में पैर पटक के चिल्लाते हुए कहा, आदित्य जी मेरे होठों कठोर नहीं है, वो बहुत सेक्सी और रसीले। आपने सुना आपने मिस्टर आदित्य। वो चिल्लाए लेकिन आदित्य नहीं रुका। वह झल्लाते हुए पिलो उठाकर दरवाजे की तरफ करने लगी। वह सच में बचकानी हरकतें कर रही थी। वही आदित्य इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ केशव से बात कर रहा था। ऑन द कॉल केशव ने शांत आवाज में पूछा, क्या वो लड़की ठीक है? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह तुम्हें पता लग गया। केशव ने कहा, क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि मेरे लिए किसी की इंफॉर्मेशन निकलवाना नामुमकिन है? आदित्य ने मना करते हुए कहा, नहीं तुम बहुत जीनियस हो, बल्कि तुम तो डेविल हो। तुम्हारे लिए यमराज तक की लोकेशन पता करवाना आसान होगा तो इसके बारे में पता लगवाना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? मैं पागल हूं जो पूछ रहा हूं, सॉरी। केशव ने कहा, लेकिन जो करो सोच समझ के करना, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। आदित्य ने तिरछी मुस्कान लिए कहा, बस तुम देखते जाओ कि मैं करता क्या हूं। आदित्य नाम है मेरा, आदित्य नारायण, तुम्हारा चेला हूं। तुझसे मैं बिजनेस करना सीखा है। बिजनेस के मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जस्ट वेट एंड वॉच कि मैं करता क्या हूं। अब उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे पंगा लेकर। अब उन्हें इस तरह बर्बाद होना होगा, क्योंकि मंदिर के बाहर भीख मांगने तक की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो किसके लायक नहीं। ये कहते हुए उसके रूपे हल्की सी हंसी आ गई। केशव ने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, उसे किसी दिन डिनर पर हमारे घर लेकर आओ, दादी से मिला देना। हाँ। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, कॉल कट कर दिया। वही ईशानी इस वक्त अपने कॉलेज में आई हुई थी। तभी उससे रास्ते में ही प्रिंसिपल ने उसे देखा तो हिचकिचाते हुए धीरे से बोले, हेलो गुड मॉर्निंग बेटा। ईशानी एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। उसने आसपास देखा कि कहीं वह किसी और को तो नहीं बुला रहे हैं, लेकिन वह उसे ही बोले रहे थे ये जानवर। लेकिन अगले ही वो मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल ने हल्की सी मुस्कान पास की और वहां से तुरंत चलता बना। वह अच्छे से जानता था कि ईशानी कौन है। वही ईशानी हैरान होकर बस उसे देखते ही और अपने बाल झड़कते हैं वहां से निकल गई। वह इस वक्त कैंटीन में बैठी हुई थी और उसी के सामने लगभग 20 साल के आसपास की थी। वह काफी खूबसूरत और सीधी सादी थी। उसने इस वक्त ऑरेंज कलर की सूट सलवार पहने हुए थे जो उसके खूबसूरत और मासूम चेहरे पर जांच रहे थे। वह काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। उसने अपनी आंखों में चमक लिए कहा, ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि आप मुझसे बात करने आई हैं। ईशानी अपने सामने बैठी उसे लड़की को देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आई नो कि मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ बिहेवियर अच्छा नहीं किया, बट अब हम फ्रेंड्स बना सकते हैं, ताकि मैं पहले जो भी गलतियां की हैं मैं उससे सुधारूंगी। मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बनूंगी, आई प्रॉमिस। ये कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वहीं वो लड़की हैरान होकर ईशानी को देखने लगी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह ईशानी ही थी।
उसके सामने बैठी लगी शक्ति की छोटी बहन शासिका थी, जिसे पिछले जिंदगी में ईशानी ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। उसने हमेशा उसे फटकार लगाई थी, जबकि इस शासिका बिल्कुल उसी की तरह बनना चाहती थी। उसके लिए ईशानी उसकी रोल मॉडल थी। उसने ईशानी की वजह से यह कॉलेज ज्वाइन कर लिया ताकि वह ईशानी की तरह बन सके, उसके पास रह सके। लेकिन ईशानी ने उसे दोस्ती करना तो दूर, बल्कि चंचल के कहने पर उसे हर वक्त इंसान की उसे इतना बुरा भला कहा, बुरी किया। चफौटी, प्लेबॉय शशिका की इंसल्ट और मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बनूंगी डॉली की चाल। ये कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वहीं वो लड़की हैरान होकर ईशानी को देखने लगी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह ईशानी ही थी। उसके सामने बैठी लगी शक्ति की छोटी बहन शासिका थी, जिसे पिछले जिंदगी में ईशानी ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। उसने हमेशा उसे फटकार लगाई थी, जबकि इस शासिका बिल्कुल उसी की तरह बनना चाहती थी। उसके लिए ईशानी उसकी रोल मॉडल थी। उसने ईशानी की वजह से यह कॉलेज ज्वाइन कर लिया ताकि वह ईशानी की तरह बन सके, उसके पास रह सके। लेकिन ईशानी ने उसे दोस्ती करना तो दूर, बल्कि चंचल के कहने पर उसे हर वक्त इंसान की उसे इतना बुरा भला कहा, बुरी किया, जिसकी वजह से उसकी दोस्ती शक्ति से भी टूट चुकी थी। अपनी पिछली बातों को याद करते हुए ईशानी को अब अपने आप पर पछतावा होने लगा। उसने धीरे से हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप तुम्हारी लाइफ में इस दोस्त के लिए जगह है। ये सुनकर से शाशिका ने लंबी सी मुस्कान के साथ कहा, हो जाएगी। वो मैंने बहुत दोस्त बना रखे हैं, लेकिन मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं है। मुझे बस आपसे दोस्ती करनी थी। ये सुनकर ईशानी ने हंसते हुए कहा, वेल मेरी तो शादी हो चुकी है, इसलिए मुझ पर लाइन मारना बंद करो और मैं वैसे स्ट्रेट हूँ। ये सुनते ही शासिका ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, नहीं नहीं प्लीज, मेरा मतलब वह नहीं था। स्ट्रेट तो मैं भी हूं, लेकिन मैं बस आपको रोल मॉडल मानती हूं। वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी ईशानी की बात सुनकर। वहीं उसकी ऐसी शक्ल देख ईशानी एकदम से हंसने लगी। उसे हंसते देखा शासिका को भी यकीन हो गया कि ईशानी मजाक ही कर रही है। वह बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी शासिका की मुस्कान अगले ही पल गायब हो गई जब उसने कुछ ही दूरी पर खड़ी चंचल को देखा। चंचल को देख वो अगले ही पल घबरा चुकी थी। उसने धीरे से अपनी नजर नीचे कर ली। उसे चुप देख ईशानी चौंक गई और फिर उसने पलट के सामने खड़ी चंचल को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वह धीरे से उठी और अपने होठों पर तीखी मुस्कान लिए पलटकर चंचल को देखकर बोली, अरे चंचल आओ बैठो, मुझे तुमसे अपनी दोस्त को मिलवाना है। ये तुम्हें याद है ना, तुम शक्ति की बहन और मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड। ये बचपन में मेरे साथ खेलती थी और अब देखो कितनी बड़ी हो गई है। हालांकि स्टडी के लिए चली गई थी, लेकिन सिर्फ मेरे लिए यहाँ आए हैं। तुम्हारी तरह मेरी भी दोस्त बन चुकी है ये तो। चंचल अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं इन दोनों भाई बहनों की प्रॉब्लम क्या है। ये दोनों हमेशा ईशानी के पीछे क्यों घूमते रहते हैं। दोनों के दोनों पागल है, बट आई डोंट केयर। जब तक कि यह इसके पीछे है, मैं ईशानी के साथ कोई बात भी नहीं कर सकती। ओ गॉड, क्या प्रॉब्लम है? लगता है मुझे विशाल से बात करनी पड़ेगी। ये कहते हुए उसने तीखी मुस्कान के साथ शासिका को देखकर कहा, ओह तो शासिका तुम शक्ति की बहन हो, मिलकर अच्छा लगा। ये कहते हुए उसने अपने दांत भींच लिए। वही शासिका ने बस हल्की सी स्माइल पास की। वह थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। यह महसूस करते ही अनिका के होठों पर अचानक से मुस्कान आ गई। उसने एकदम से शासिका का हाथ पकड़कर खड़े होते हुए चंचल को देखकर कहा, चंचल आई एम सॉरी, लेकिन मुझे भी ना शासिका के साथ कहीं जाना है। तो तुम एक कम करो, तुम अपनी क्लास अटेंड करो और बाद में मुझे नोट्स भिजवा देना। ये कहते हुए वह तुरंत शासिका के साथ वहां से चली गई। उसके जाते ही चंचल ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, यह मुझे क्या अपना नौकर समझती है? आई एम नॉट हर सर्वेंट। लेकिन ये जा कहाँ रही है? मुझे शिवाय को उसके पीछे लगाना चाहिए। ये कहते हुए उसने तुरंत अपना फोन निकाला। वही शासिका इस वक्त ईशानी के साथ कहीं जा रही थी। वह ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थोड़ी कंफ्यूज होकर ईशानी को देख रही थी। उसने धीरे से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? ईशानी ने लंबी सी मुस्कान के साथ कहा, तुम जहां ले चलो। एक काम करो, मुझे भूख लगी है, मैं जल्दी जल्दी में खाना भूल गई। अगर तुम्हारे जीजू को पता चला कि मैं खाना खाकर नहीं आई हूं तो वह बहुत नाराज होंगे। उसके मुंह जीजू सुन शाशिका हैरानी से उसे देखने लगी। उसे ऐसे देख ईशानी अगले ही पल हंसते हुए बोली, क्या हुआ? तुम्ही ने कहा था कि तुम मुझे अपनी बहन जैसा मानती हो, तो मेरे हस्बैंड तुम्हारे जीजू हुए कि नहीं? उसकी बात सुनकर शासिका बेचारी ने बस हाँ में सिर हिलाते हुए रह गई। उसने कार स्टार्ट की और वह रेस्टोरेंट की तरफ निकल गए। ईशानी शासिका को ही देख रही थी जो चुपचाप ड्राइविंग कर रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपने आप से कहा, आई एम सॉरी शासिका, बट आई प्रॉमिस मैंने जो भी पिछली लाइफ में गलत किया है मैं उस सबको सुधारूंगी और तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है उसे ठीक करूंगी।
मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी था, अब मैं तुम्हारी दोस्त बनाकर उस तकलीफ को दूर करूंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। लगभग 15 मिनट बाद वह अवस्थी होटल के बाहर पहुंची। होटल का नाम पढ़कर ईशानी कंफ्यूज हो गई। वह कुछ सोचते हुए अपने आप में बोली, ये अवस्थी नाम कहीं सुना सुना सा है। लेकिन उसने अपने सिर इधर को झटका, उसके साथ अंदर चली गई। होटल के 7th फ्लोर पर रेस्टोरेंट बना हुआ था जिसका खान पूरे दिल्ली में फेमस था। वह दोनों एक वीआईपी टेबल में बैठी हुई थी जिसे शासिका ने पहले ही बुक कर लिया था। शशिका कोई राह चलती लड़की नहीं थी, वह मशहूर लॉयर शक्ति और तेज खंडेलवाल की बेटी और बहन थी। उसके बारे में भी कई लोग जानते थे। मैनेजर ने उन दोनों को ग्रीट किया और वीआईपी टेबल पर बैठाकर वहां से निकल गया। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, क्या बात है, तुम्हारी तो बहुत पहुंच है इस होटल में। शशिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं नहीं, मैं पहली बार आई हूं, पर क्या है ना, डैड ने इस होटल के बारे में बताया था और कहा था कि मैं कभी भी इस होटल में आ सकती हूं। ये पास इसकी हेल्प से मुझे यहां आने की परमिशन है। ये कहते हुए उसने ब्लैक पास दिखाया जो कि वहां का वीआईपी पास था। ईशानी बस मुस्कुराई। तभी उसे कुछ ही दूरी पर डॉली बैठी हुई थी जिसे एक गोल्डन कलर की एप्परेल ड्रेस पहनी हुई थी जो कि बैकलेस थी। वह अपना खाना खा रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने बैठी ईशानी पर गई। ईशानी को देखते ही उसका मूड खराब हो गया। उसने गुस्से में ईशानी को घूरा और दांत पीसते हुए बोली, ओह गॉड, ये लड़की मुझे कहीं अकेला नहीं छोड़ सकती जहां भी जाती है। उसका मनहूस चेहरा दिख जाता है, पता नहीं कब यह मेरी लाइफ से जाएगी। वो गुस्से में ईशानी को घूरने लगी। अगले ही पल उसने अपनी आंखों में चमक लिए अपने सामने बैठे उस लड़के को देखा जो कि मेयर का बेटा था, मनदीप अग्रवाल। उसने तिरछी मुस्कान के साथ मनदीप को देखकर पूछा, मनदीप बेबी, मुझे तुमसे फीवर चाहिए था, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? उसके सामने 26 साल का मनदीप जो कि काफी हैंडसम था, लेकिन उसके बारे में एक र्यूमर्स थे वह एक प्लेबॉय था जिससे लड़कियां कपड़े की तरह बदलने की आदत थी, लेकिन पिछले 1 महीने से वह डोली के साथ टिका हुआ था। ये काफी हैरानी की बात भी थी। उसने अचानक से आंखें छोटी करते हुए पूछा, कैसे गलत? क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं उसके पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। ये कहते हुए उसने घमंड भरी मुस्कान पास की। डोली ने तुरंत सामने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखो मेरी कॉलेज स्टूडेंट, वह काफी बदतमीज लड़की है। वह हमेशा मुझे कॉलेज में तंग करती है, तो प्लीज उसे सबक सिखा सकते हो। ये सुनकर मनदीप ने पीछे पलटकर ईशानी को देखा। ईशानी को देख उसकी आंखें छोटी हो गई। वह एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो गया, लेकिन अगले ही पल थोड़े गुस्से में बोला, क्या ये बदतमीज लड़की तुम्हें परेशान करती है? इसकी इतनी हिम्मत कि मनदीप अग्रवाल की गर्लफ्रेंड को परेशान करे। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं इसका क्या करता हूँ। ये कहते हुए वह घमंड भरी मुस्कान के साथ अपनी जगह से उठा और उन दोनों की तरफ आने लगा। उसी के पीछे पीछे डोली भी अपनी आंखों में चमक लिए चल दी। तभी वेटर ईशानी और शासिका के पास एक प्लेट में खाना लेकर पहुंचा। उसने वह खाना सर्व किया और वहां से चला गया। उन दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और खाना स्टार्ट किया। ईशानी ने पहला निवाला खा ही रही थी कि तभी किसी ने तेज आवाज में उसका नाम पुकारते हुए कहा, ईशानी तुम भी यहाँ पर हो? ये सुनकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। ईशानी ने नजर घूमकर सामने डोली को देखा तो उसकी आंखों में अगले ही पल गुस्सा आ गया। तभी उसकी नजर मनदीप पर गई, मनदीप जो उसे एकटक घूर रहा था। मनदीप ने अजीब सी नजरों से ईशानी को देखते हुए कहा, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की? ये कहते हुए उसने नाक सिकुड़ते हुए शासिका को देखा और थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, इस होटल का स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ है कि यहाँ ऐसे लो क्लास भी लोग आ जाते हैं। ये कहते हुए उसने गुस्से में शासिका को देखा। आज के लिए इतना, हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड कम सून।